घोड़ा गाड़ी चालक दिखता है जिसे कि कुछ गॉब्लिन स्पॉट कर लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये देख के वो डर जाता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ कुछ वॉरियर्स आ जाते हैं जो कि आसानी से उन सभी गॉब्लिन्स को मार देते हैं और उसे बचा लेते हैं। अब हम फाइनली फेट को देखते हैं जो कि गेट कीपिंग कर रहा होता है। वहाँ से वही वॉरियर्स जा रहे होते हैं और अपने एडवेंचर्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। ये सब सुन के फेट सोचने लगता है कि ये लोग गॉब्लिन हंटर्स हैं, मैं तो उन जैसा कभी नहीं बन पाऊंगा। मेरे पास तो एक यूजलेस स्किल है जिसकी वजह से मुझे हमेशा ही भूख लगी रहती है, पर शायद मुझे इस बात का ग्रेटफुल होना चाहिए कि मुझे कम से कम गेट कीपिंग की जॉब तो मिली। शाम को वही वॉरियर्स शॉपिंग कर रहे होते हैं, लेकिन होली नाइट्स को देख के वो छुप जाते हैं और कहते हैं कि ये तो वही वेलरिक सिबलिंग्स हैं। तभी एक दुकानदार का फल गिर के एक नाइट के बूट से टकरा जाता है। दुकानदार माफी मांगता हुआ वो फल उठाने लगता है, लेकिन उस नाइट को गुस्सा आ जाता है और वो खींच के उसके पेट पे लात मारता है। मैं तो बस फल उठा रहा था साहब, अब तुम हमसे जुबान लड़ाओगे? तुम्हें पता है ना हमारी तौहीन करने पे हम तुम्हारा गला काट सकते हैं। ये सुन के दुकानदार और घबरा जाता है और उनसे माफी मांगने लगता है। तभी एक नाइट कहता है हार्ट ऑफ मी मिल, इतना काफी है, अब चलो यहाँ से। ये सब देख के वो वॉरियर्स कहने लगते हैं कि ये होली नाइट्स कितने बेरहम है, शुक्र है कि लेडी रॉक्सी इनके जैसी नहीं है। वो ऐसे फेंक देता है और कहता है उठाओ इन्हें। तभी वहाँ हार्डो आता है और उसके हाथ पर पैर रख के कहता है कि मुझे माफ करना, तुम इतने गंदे हो कि मैंने तुम्हें नोटिस भी नहीं किया। वो सब फेट को बुरी तरह से मारने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ रॉक्सी आ जाती है। वो कहती है कि तुम फेट को इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हो, गेट की पहरेदारी करना एक होली नाइट की ड्यूटी है। तो वो कहते हैं कि हम तो बस फेट की मदद कर रहे थे, क्योंकि उसके पास जॉब नहीं थी तो हमने उसे एक जॉब दे दी। लोगों की मदद करना भी तो होली नाइट्स की ही ड्यूटी है। इसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। रॉक्सी फेट के पास आती है और अपने रुमाल से उसके जख्म पोंछती है। फेट उसका शुक्रिया अदा करता है तो रॉक्सी कहती है कि कोई बात नहीं, ये तो होली नाइट के तौर पे मेरा कर्तव्य है। इसके बाद वो फेट से कहती है कि अब तुम ये ड्यूटी मुझे दे सकते हो, और अगर तुम्हारे साथ ऐसा दोबारा हो तो मुझे तुम प्लीज जरूर बताना। नहीं नहीं, मुझे तो अब इन सब चीजों की आदत हो गई है, लेकिन आपकी मदद के लिए शुक्रिया। और वो वहाँ से चला जाता है। एक रेस्टोरेंट में बैठा फेट खाना खा ही रहा होता है कि उस रेस्टोरेंट का ओनर वहाँ आता है और कहता है कि तुम्हें फिर से उन सब ने पीटा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी हालत पिछले वाले बंदे जैसी हो जाएगी। उसको इन्होंने इतना अब्यूज और टॉर्चर किया था कि उसकी तो मौत हो गई थी। लेकिन फेट उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और अपना खाना खत्म करके बाहर चला जाता है। लेकिन फेट को अभी भी भूख लग रही होती है, क्योंकि उसकी स्किल ही ग्लटनी है, जिसकी वजह से उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। वो सोच रहा होता है कि काश मेरा भी जन्म एक अच्छे स्किल के साथ हुआ होता, मैं चाहे एक होली नाइट ना बनता, लेकिन एक मर्चेंट, क्राफ्ट्समैन या कम से कम वॉरियर ही बन जाता। लेकिन अब ये सब सोचने का क्या फायदा, मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलने वाला, मैं हमेशा ही एक लूजर रहूंगा। तभी उसे कुछ चोर दिखाई देते हैं। वो जल्दी से जाके इनके बारे में रॉक्सी को बताता है। रॉक्सी फेट को अपनी गेट कीपिंग की ड्यूटी दे देती है और खुद चोरों को पकड़ने के लिए वहाँ से चली जाती है। कुछ देर तक फेट को लड़ने की आवाजें आती है और जब आवाज रुकती है तो उसे सामने एक चोर दिखाई देता है जो कि घायल था। उसे देख के फेट डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वो रुकता है और सोचता है कि लेडी रॉक्सी ने मुझे ये जॉब अपने भरोसे पे दी है, मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। वो चोर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे ही चोर उसकी तरफ बढ़ता है फेट उसे अपने भाले से मार के खत्म कर देता है। तभी अचानक से उसकी ग्लटनी स्किल एक्टिवेट हो जाती है, उसके स्टैट्स अपग्रेड हो जाते हैं और उसकी स्किल्स में कुछ नई चीजें ऐड होती है, जिसमें टेलीपैथी और आइडेंटिफाई की स्किल होती है। ये देख के वो अभी भी शॉक में होता है और सोच रहा होता है कि ये सब क्या हुआ, मेरी ग्लटनी स्किल क्यों एक्टिवेट हुई। तभी वहाँ रॉक्सी आ जाती है और मरे हुए चोर को देख के उससे पूछती है कि फेट क्या तुम ठीक हो। वहीं फेट अब उसकी मन की बात सुन पा रहा था। वो उसकी चिंता कर रही थी क्योंकि उसकी हालत खराब लग रही थी। वो उससे कहता है कि मैं ठीक हूँ। रॉक्सी मन ही मन कहती है कि शुक्र है, और फेट अभी भी उसकी मन की बातें सुन पा रहा था। इसके बाद रॉक्सी करती है कि मुझे इस इंसिडेंट के बारे में अपने सुपीरियर्स को बताना होगा, और फेट नोटिस करता है कि अब वो उसके मन की बात नहीं सुन पा रहा था। फेट रॉक्सी से कहता है कि इन सभी चोरों को मारने का क्रेडिट प्लीज आप रख लेना, अगर रफेल को इसके बारे में पता चला तो वो मेरे साथ पता नहीं क्या करेगा। इसके बाद रॉक्सी कहती है कि अगर तुम मेरा साथ ना देते तो मैं ये कभी नहीं कर पाती, तो शुक्रिया के तौर पर क्या तुम मेरी फैमिली यानी हार्ट फैमिली के लिए काम करोगे? तुम अगर वलैरिक के लिए काम करते रहे तो तुम एक ना एक दिन मारे जाओगे, तो अपना डिसीजन सोच समझ के ही लेना। फेट सोचने लगता है कि मैं कैसी जिंदगी जीना चाहता हूँ, एक ऐसी जिंदगी जहाँ मुझे कूड़े की तरह ट्रीट किया जाता है, या फिर एक ऐसी जिंदगी जहाँ मैं लेडी रॉक्सी के लिए काम करूंगा। फेट सोचने के बाद कहता है कि ठीक है, मैं आपके लिए काम करूंगा और ये मेरे लिए एक गर्व की बात होगी, जो कि सुन के रॉक्सी भी काफी खुश होती है। अब फेट अपने घर पे आके अपने स्टैट्स देख रहा होता है, जहाँ की उसके सारे के साथ हो क्या रहा है, ये आइडेंटिफाई और टेलीपैथी स्किल्स आखिर है क्या। और वो सोचने लगता है कि अगर मेरे पास ऐसे स्टैट्स हैं तो शायद मैं मॉन्स्टर्स को भी हरा सकता हूँ। अगले दिन वो वेपन शॉप में जाता है। शॉप ओनर उससे पूछता है कि तुम किस तरह का वेपन खरीदना चाहते हो और तुम्हारा बजट क्या है। फेट थोड़े से पैसे दिखा के कहता है कि मेरे पास बस इतना ही है, जिसे देख के शॉपकीपर कहता है वाह तुम तो गरीब निकले, इस चिल्लर से तुम एक भी वेपन नहीं खरीद सकते। ये सुन के फेट दुखी हो जाता है, क्योंकि रॉयल कैपिटल में 5 साल के बाद भी वो सिर्फ इतने पैसे ही इकट्ठा कर पाया है। तभी वो शॉपकीपर उसे कुछ वेपन्स दिखाते हुए कहता है कि तुम उतने पैसों से सिर्फ ये बेकार से वेपन्स ही खरीद सकते हो। फेट सोचता है कि कुछ ना होने से अच्छा तो कुछ होना ही है। वो अपनी आइडेंटिफाई स्किल का यूज करके सारे वेपन्स को देख रहा होता है। लगभग सारे वेपन्स वहाँ बेकार से थे, लेकिन तभी उसे एक तलवार दिखती है। इसे देख के वो कहता है कि ये तलवार तो बिल्कुल मेरे जैसी ही है, इसे भी ट्रैश जैसे ही ट्रीट किया गया है। तभी स्वॉर्ड में से आवाज
आवाज आती है, हेलो, ये तलवार तो बात कर रही है। वो अपने आइडेंटिफाई स्किल का उस स्वॉर्ड पे यूज करता है। उसे पता लगता है कि स्वॉर्ड का नाम ग्रीड है और ये एक वन हैंडेड स्वॉर्ड है। स्वॉर्ड कहती है, ग्लटनी, तुम मुझे खरीद लो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। तुम्हें मेरे स्किल के बारे में कैसे पता? मुझे तुम्हारे स्किल के बारे में इसलिए पता है क्योंकि तुम्हारे और मुझ में बहुत कुछ कॉमन है। फेट आखिरकार उस तलवार को खरीद लेता है। वहीं दूसरी तरफ मिमिल रफायल से कह रही होती है कि तुमने सुना, रॉक्सी फेट को अपने अंडर में लेना चाहती है, वो भी हमसे बिना पूछे। चलो हम चल के उसे सबक सिखाते हैं। लेकिन रफायल कहता है कि रहने दो, फेट जैसे लूजर्स भरे पड़े हैं दुनिया में, हम किसी और को उठा लेंगे, हमें फालतू में पंगा लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं है, वो हमारे काम करने के तरीके पे भी सवाल उठा रही थी। हार्ट और वलेरिक उन 5 फैमिलीज में से एक है जो कि किंगडम को सपोर्ट करते हैं। अब कंप्लेन करने का कोई भी फायदा नहीं है। इसके बाद रफायल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में जाने लगता है। मिमिल कहती है कि तुम फिर से वहाँ जा रहे हो, आखिर तुम वहाँ क्या स्टडी करते हो? तो रफायल वहीं फेट उस तलवार को लेके खुले से मैदान में आ चुका है। वो तलवार उसे बताती है कि वो लोग आ रहे हैं। तभी वहाँ एक गॉब्लिन आता है और फेट किसी तरह उसे भी मार देता है। उसे मारते ही फेट की ग्लटनी स्किल एक्टिवेट होती है और उसके स्टैट्स इंक्रीज होने लगते हैं। तभी वहाँ और भी गॉब्लिन्स आने लगते हैं। वो सभी गॉब्लिन्स फेट पर हमला करने लगते हैं। फेट किसी तरह से उन सभी गॉब्लिन्स को हराता जा रहा होता है और जब भी वो किसी गॉब्लिन को मारता था उसकी ग्लटनी स्किल एक्टिवेट होती थी और जब फाइट खत्म होती है तो उसके स्टैट्स कुछ ऐसे दिख रहे थे और उसे कई नई स्किल्स भी मिली थी। ग्रीड फेट से कहता है कि इसके बारे में किसी को नहीं पता लगना चाहिए क्योंकि तुम्हारी स्किल डिवाइन लॉ के विरुद्ध है। फेट ये सुन के थोड़ा हैरान होता है और सोचता है कि इसका मतलब मुझे हमेशा अकेले ही लड़ना होगा। लेकिन ग्रीड कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे वील्ड कर रहे हो, यानी तुम अकेले नहीं हो। फेट वहाँ से जाने लगता है लेकिन ग्रीड उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें इन गॉब्लिन्स के ईयर्स को इकट्ठा कर लेना चाहिए क्योंकि इनके तुम्हें काफी पैसे मिल सकते हैं। वो सभी गॉब्लिन्स के ईयर्स को इकट्ठा करके उन्हें बेच आता है जिसके बदले उसे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। फेट कहता है कि इतने पैसे तो काफी हैं आज के डिनर के लिए। लेकिन ग्रीड कहता है कि रुको एक मिनट यार, तुम्हें सबसे पहले मेरी मेंटेनेंस करानी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए कोई नीर के हीरे से कम नहीं हूँ, ठीक है? मुझे अच्छे से ट्रीट करो। फेट कहता है हाँ हाँ वो भी कर लेंगे। तभी वो किसी से टकरा जाता है। उसके साथ एक छोटी बच्ची होती है। वो बच्ची फेट से टकराती है और वो मन ही मन मदद के लिए चिल्ला रही थी और फेट उसकी बात सुन जाता है। फेट उसकी स्किल्स को देखने लगता है लेकिन उसे उसकी स्किल्स नहीं दिखती। ग्रीड उसे बताता है कि तुम उसकी स्किल्स इसलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि उसने कॉन्सील स्किल का यूज किया है। फेट कहता है कि हो सकता है कि वो इस बच्चे को किडनैप करके ले जा रहा है जिसपे उस बंदे ने उस छोटी बच्ची को कहीं बांध करके रखा था। वो उससे कहता है कि तुम्हारी इस दुनिया में कोई भी कीमत नहीं है, ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए बनी है ताकि तुम किसी काम आ सको। तुम्हारा यूज होली नाइट्स करेंगे अपने मजे के लिए। तुम समझ रही हो ना कैसे मजे के लिए? ये सुन के वो बच्ची डर जाती है और रोने लगती है। ये सारी बातें फेट वहीं छुप कर सुन रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक चर्च में एक नन दूसरी नन से कह रही होती है कि मैंने सहारा को हर जगह ढूंढ लिया, मुझे वो कहीं नहीं मिल रही। और अब हमें पता चलता है कि ये सहारा कोई और नहीं यही बच्ची है। उस आदमी के वहां से जाने के बाद फेट उसके पास आता है, रो मत, अब तुम सेफ हो। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों वहां से भाग पाते वो किडनैपर वहां पे वापस आ जाता है। फेट बिना डरे उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। किडनैपर कहता है कि क्या तुम लड़ते वक्त उस लड़की को बचा पाओगे? ग्रीड फेट से कहता है कि वो तुम्हें वीक समझता है तो तुम इसका फायदा उठाओ और वहां से भागने की एक्टिंग करो। फेट बच्ची के साथ वहां से भागने लगता है और उस किडनैपर को रोकने के लिए काफी सारे बक्से गिरा देता है। इससे वहां काफी धूल उड़ जाती है। इसका फायदा उठा के वो किडनैपर पे हमला कर देता है। किडनैपर अपनी स्किल से उस पे हमला करने जा रहा होता है लेकिन ग्रीड फेट से कहता है कि इससे पहले कि वो तुम पे हमला करे तुम उसकी तलवार को काट दो। फेट उसके ऊपर हमला करके उसकी तलवार को काट देता है और उसे भी घायल कर देता है। फेट उससे पूछने लगता है कि तुमने कहा था कि ये लड़की होली नाइट्स के पास जाएगी, तुम्हें किसने कहा था इस लड़की को किडनैप करने के लिए? लेकिन वो नहीं बता रहा होता। इस पे फेट उसकी छाती में तलवार घुसा देता है और कहता है कि जल्दी बताओ। किडनैपर कहता है कि मुझे ये करने के लिए हार्ट ऑफ वलेरिक ने कहा था। इसके बाद फेट सहारा को लेके बाहर आ जाता है और अब क्योंकि दोनों को ही भूख लगी थी वो दोनों रेस्टोरेंट में मीट खा रहे होते हैं। खाते वक्त सहारा रोने लगती है क्योंकि उसने कभी भी मीट नहीं खाया था, जिसपे फेट उसे अपना हिस्सा भी दे देता है और इसके बाद वो सहारा को चर्च में पहुंचा देता है। इसके बाद जब फेट अपनी स्टैट्स चेक करता है तो उसे पता लगता है कि उसे वन हैंडेड स्वॉर्ड स्किल भी मिल चुकी है। ग्रिड उसे बताता है कि एक ऐसी टेक्निक है जिससे वो एक बार स्वॉर्ड चला के 2 हमले कर सकता है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट के ओनर से कह रहा होता है कि सर मैसन को डिवाइन ड्रैगन ने मार दिया है और अब हार्ट फैमिली की उत्तराधिकारी लेडी रॉक्सी है। रेस्टोरेंट ओनर कहता है कि ये तो काफी बुरा हुआ क्योंकि वही थे जो कि होली नाइट्स को कंट्रोल में रखते थे। मुझे नहीं लगता कि लेडी रॉक्सी होली नाइट्स को कंट्रोल में रख पाएगी, खासकर वेलरिक सिबलिंग्स को। अगली सुबह फेट हार्ट फैमिली के मैंशन में पहुंच जाता है जहां रॉक्सी उसे वेलकम करती है। रॉक्सी को कैजुअल कपड़े में देख के उसे कुछ होता है और वो कहता है कि तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। ये सुन के रॉक्सी भी शर्मा जाती है और कहती है कि हाँ मैंने आज कपड़े ही ऐसे पहने हैं। इसके बाद रॉक्सी उसे अपने फादर की ग्रेव के पास लेके जाती है और वो ग्रेव को देख के कह रही होती है कि तो ये है फेट, आज से ये इस मैनर में ही काम करेगा और मुझे यकीन है कि चीजें जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। फेट के पूछने पर रॉक्सी उसे बता देती है कि ये उसके फादर की ग्रेव है जिन्हें कि 5 दिन पहले गालिया में एक डिवाइन ड्रैगन ने मार दिया। गालिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ की मॉन्स्टर्स का कब्जा है और होली नाइट्स की जिम्मेदारी है कि वो उन मॉन्स्टर्स को वहीं तक रखें। इस साल ये ड्यूटी
पूरी हार्ट फैमिली को दी गई थी, लेकिन एक डिवाइन ड्रैगन जिसने कि अपनी लेयर को हजारों सालों से नहीं छोड़ा था, उसने अकेले ही रॉक्सी के फादर और उनकी सारी आर्मी को खत्म कर दिया। फेट ये सब सुन के दुखी हो रहा होता है, लेकिन रॉक्सी कहती है कि तुम दुखी मत हो, अब से मैं इस फैमिली की हेड हूँ, तुम मेरी मदद करोगे ना इस जगह को खुशहाल बनाने में। फेट हामी भरता है और दोनों हाथ मिलाने ही वाले होते हैं कि फेट रुक जाता है। उसे डर लग रहा होता है कि अगर वो रॉक्सी को टच करेगा तो वो फिर से उसकी मन की बातें सुन पाएगा। वो घबरा के एक तरफ इशारा करके बोलता है, अरे वो क्या चीज है। वहाँ हार्ट फैमिली की चीफ मेट खड़ी होती है जो कि फेट से कहती है कि यहाँ तुम तमीज से रहोगे, लेकिन फेट में तो मैनर्स थे ही नहीं। उसको वहाँ काम करते हुए 8 दिन बीत जाते हैं और अब उसकी बाकी के सर्वेंट्स के साथ अच्छी खासी जान पहचान हो चुकी है। एक दिन रॉक्सी उसे कुछ बातें करने के लिए बुलाती है, लेकिन अभी 5 मिनट पहले ही खाना खाने के बाद भी उसे इतनी ज्यादा भूख लग रही थी कि उसकी किसी बात पे ध्यान ही नहीं जा रहा था। ये देख के रॉक्सी उसे जोर से फे करके बुलाती है। ये सुन के फेट कहता है कि फे, मेरे पिता भी मुझे फे कह के बुलाते थे, पर एक दिन मॉन्स्टर हंटिंग के दौरान उनकी मौत हो गई। जिस पे रॉक्सी कहती है कि हम दोनों के फादर ही मॉन्स्टर हंटिंग के दौरान मारे गए। फेट उससे पूछता है कि पर आपने मुझे फे क्यों बुलाया। रॉक्सी कहती है कि अब से ये तुम्हारा निकनेम है, मैंने कहा था ना कि हम इस हार्ट एस्टेट को एक जॉयफुल प्लेस बनाएंगे, इसलिए तुम अब से एक फैमिली मेंबर की तरह हो। ये सुन के फेट शर्मा जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, आप मुझे फेट ही कह के बुलाएं। तभी उसको चक्कर आने लगता है और वो वहीं गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने रूम में था। उसके बेड के बगल में एक चिट्ठी पड़ी है जिसपे रॉक्सी ने लिखा है कि तुम कल की छुट्टी ले लेना, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। फेट ग्रीड से पूछता है कि पहले मैं अपनी भूख को कंट्रोल कर पाता था, लेकिन अब क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। जिसपे ग्रीड कहता है कि तुम्हारे ऊपर कर्स हो चुका है, एक बार ग्लटनी स्किल को सोल का टेस्ट मिल गया तो उसे नहीं रोका जा सकता है। तुम जितने सोल्स को खाओगे तुम्हारी ताकत उतनी ही बढ़ेगी और इसके साथ ही तुम्हारी भूख भी बढ़ती ही जाएगी और कभी खत्म नहीं होगी। अब यही तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें मरते दम तक सोल्स खाने ही होंगे। लेकिन फेट कहता है कि अगर क्या होगा अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो। ग्रीड कहता है कि अगर तुमने ऐसे किया तो या तो तुम भूख से मर जाओगे या फिर तुम खुद पे से कंट्रोल खो बैठोगे और किसी को भी मारने लगोगे। अगर तुम्हें पता लगाना है कि तुम्हारी भूख लिमिट पे है तो अपनी आंखों को देखो। फेट जब अपनी आंखों को देखता है तो वो लाल होती हैं। अब फेट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे हंट करना ही होगा। वो हंटिंग के लिए जाने लगता है। उसे सामने कई सारे वॉरियर्स दिखते हैं, उसे ये सभी इंसान डिलीशियस लग रहे होते हैं, तो वो किसी तरह वहां से निकल जाता है। ग्रीड उसे बताता है कि तुम्हारी ये लाल आंखें काफी काम की भी हैं, तुम इन्हें नाइट विजन की तरह यूज कर सकते हो और तुम्हें प्रे ढूंढने में काफी आसानी भी होगी। और अगर कोई वीक प्रे है तो वो तुम्हारी लाल आंखें देख के पैरालाइज भी हो जाएगा। और ऐसा ही होता है, जब वो वीक गॉब्लिन्स के सामने खड़ा होता है वो उसकी आंखें देख के पैरालाइज से हो जाते हैं और एक ही जगह खड़े रहते हैं। और फेट आसानी से जाता है और उन्हें मारने लगता है, पर फेट कहता है कि इतना काफी नहीं है और वो हॉब गॉब्लिन फॉरेस्ट में जाके उन गॉब्लिन्स को मारने लगता है। उन गॉब्लिन्स को मारते वक्त वो यही सोच रहा होता है कि आखिर मुझे कितनों को मारना होगा अपनी भूख को खत्म करने के लिए। काफी सारे गॉब्लिन्स को मारने के बाद आखिरकार उसकी भूख शांत हो जाती है और वो कह रहा होता है कि मैं वापस से वैसा फील नहीं करना चाहता। ग्रीड कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें रेगुलरली मॉन्स्टर्स को हंट करना होगा। तभी वहाँ गॉब्लिन किंग आ जाता है। उसके स्टैट्स चेक करने पे फेट को पता लगता है कि उसके पास हेल्थ रिजेनरेशन स्किल है। ये स्किल लेने के लिए फेट उसे मारने जाने लगता है, लेकिन पास जाने पे वो देखता है कि गॉब्लिन किंग एक ह्यूमन को खा रहा था, जिसे देख के फेट को उल्टी आने लगती है। ग्रीड कहता है कि तुम इतने कमजोर क्यों बन रहे हो, तुम्हें तो पता है ना ह्यूमंस ही गॉब्लिन्स का खाना है। फेट कहता है कि हाँ मुझे पता है, और वो पीछे से जाके गॉब्लिन का हाथ काट देता है। इससे वो गॉब्लिन तिलमिला जाता है और फेट पे लगातार हमले कर रहा होता है। फेट किसी तरह उसके हमलों को डॉज करता है और मौका देखते ही अपनी तलवार उसके सर में घुसा देता है, जिसकी वजह से उसे हेल्थ रिजेनरेशन स्किल मिल जाती है और उसके स्टैट्स भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। फेट अब काफी थक चुका है। ग्रीड उससे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारे स्टैट्स की वजह से मैं आखिरकार अपने फर्स्ट लेवल को एक्सेस कर पाऊंगा। अगर तुम मुझे अपने सारे स्टैट्स ऑफर कर दो तो मैं दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ और तुम्हें और भी फंक्शंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। फेट भी उसका दूसरा फॉर्म देखना चाहता था और वो उससे पूछता है कि तुम्हें कितने स्टैट्स चाहिए। ग्रीड कहता है कि मुझे लेने के बाद तुम्हारे पास जितने भी स्टैट्स आए वो सब कुछ। फेट कहता है कि इतना सारा तो मैं नहीं देने वाला, रहने दो भाई तुम। ग्रीड कहता है कि मेरा नाम ग्रीड ऐसे नहीं पड़ा और अगर तुमने मुझे अपग्रेड नहीं किया तो तुम मुझे वील्ड नहीं कर पाओगे, और ये मत भूलो कि हम दोनों साथ में स्ट्रॉन्ग बनने वाले थे। फेट उसे अपने सारे स्टैट्स ऑफर कर देता है, जिसकी वजह से ग्रीड ट्रांसफॉर्म होने लगता है और वो एक मैजिकल बो में बदल जाता है। ग्रीड कहता है कि जल्दी वहाँ एक गॉब्लिन है, उसे शूट करो। फेट कहता है कि पर एरोज कहाँ हैं? अरे तुम शूट तो करो, एरोज अपने आप आ जाएंगी। फेट ऐसा ही करता है। इसके बाद ग्रीड उसे बताता है कि तुम निशाना कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन एरो हमेशा तुम्हारे एनिमी को जाके लगेगी, और ऐसे ही वो गॉब्लिन भी ढेर हो जाता है। तभी फेट की नजर गॉब्लिन किंग के कान पे पड़ती है और वो इस कान को चर्च के गेट के बाहर रख देता है। अगले दिन रॉक्सी चोरी छुपे टाउन में इंस्पेक्शन के लिए जाती है और फेट को अपने बॉडीगार्ड की तरह ले जाती है। वो मार्केट में फ्रूट्स वगैरह चख रहे होते हैं और एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ से कुछ होली नाइट्स जाने लगते हैं, जिन्हें की देख के सभी लोग डर के साइड हट जाते हैं। तभी फेट के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है। ये आवाज होली नाइट सुन जाता है और उसे गुस्सा आ जाता है। वो फेट के पास आके कहता है कि क्या वो आवाज तुमने की थी? फेट उसके आगे झुक जाता है और कहता है हाँ मुझे माफ कर दीजिए सर। वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं सुन पा रहा हूँ
और उसे लात मारने ही वाला होता है कि रॉक्सी उसे रोकती है। वो कहती है कि उसने माफी मांग ली है, अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो होली नाइट कहता है कि तुम हमारे बीच क्यों बोल रही हो और तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली। तभी वो होली नाइट रॉक्सी को देख के कहता है कि तुम कहीं लेडी रॉक्सी तो नहीं, और सभी लोगों को शक होने लगता है कि ये लेडी रॉक्सी ही है। तभी ग्रीड फेट से कहता है कि जल्दी उसके लवर होने की एक्टिंग करो। फेट कहता है क्या लवर्स। रॉक्सी ये बात सुन लेती है और कहती है क्या मस्त आइडिया है। वो फेट का हाथ पकड़ के उसे खड़ा करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया था, तुमने वो खाया क्यों नहीं। फेट कहता है कि तुम्हारा खाना इतना अच्छा था कि मेरा तो खाने का मन ही नहीं किया। ये सुन के रॉक्सी एम्बैरेस्ड हो जाती है और कहती है तुम ये क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो। इसके बाद वो दोनों उस होली नाइट से माफी मांगते हैं और वहां से चले जाते हैं। वो चलते चलते एक जेम स्टोर पे रुकती है। उसे एक जेम स्टोन काफी पसंद आ रहा था। ये देख के शॉप ओनर कहता है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ये जेम पसंद है तो मैं तुम्हें अच्छा खासा डिस्काउंट भी दे दूंगा। लेकिन फेट शर्मा जाता है और मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। इसके बाद रॉक्सी बगल में पड़े काले पत्थरों के बारे में पूछती है। शॉप ओनर बताता है कि ये ओर्स हैं, इनमें से जेम्स निकल भी सकते हैं और नहीं भी। ग्रीड फेट को बताता है कि वो अपनी आइडेंटिफाई स्किल का यूज करके ये पता लगा सकता है कि किस ओर के अंदर जेम है। वो अपनी स्किल का यूज करता है और उसे एक ओर में जेम मिल जाता है। तभी रॉक्सी उस जेम को वापस रख देती है। शॉप ओनर पूछता है कि क्या ये तुम्हें नहीं पसंद आया। रॉक्सी कहती है कि नहीं, मुझे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि उन्हें कुछ लोगों की बातें सुनाई देती हैं। तुमने सुना कि एक भटकते मॉन्स्टर ने काफी सारे गॉब्लिन्स को जान से मार दिया है और एक गॉब्लिन का कान एक ऑर्फनेज के बाहर रख दिया था। ये सुन के रॉक्सी उन दोनों को रोकती है। क्या तुम मुझे इसके बारे में और कुछ बता सकते हो। वो कहते हैं कि उन्हें इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, तुम्हें और जानना है तो होली नाइट या वॉरियर से बात करनी चाहिए। रॉक्सी फेट से कहती है क्या तुम मुझे उस जगह ले जा सकते हो जहाँ सारे वॉरियर्स इकट्ठा होते हैं। और अब वो फेट को बताती है कि उसके इंस्पेक्शन पे बाहर निकलने की वजह यही थी। वो ये पता लगाना चाह रही है कि आखिर इतने सारे गॉब्लिन्स को किसने मारा। फेट रॉक्सी को उसी रेस्टोरेंट में ले जाता है जहाँ वो रोज खाना खाया करता था। रॉक्सी वहाँ अपना नाम लेक्सी बताती है और वो कहती है कि वो फेट के साथ ही काम करती है। ओनर कहता है कि मुझे काफी खुशी है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ आए हो। ये सुन के रॉक्सी शर्मा जाती है और वो शर्म के मारे ग्लास को तोड़ देती है। रॉक्सी ओनर से माफी मांगती है लेकिन वो कहता है कि कोई बात नहीं, हमारे पास ऐसे वॉरियर्स आते रहते हैं जो कि अपने स्टैट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते और वो अक्सर ग्लासेस को तोड़ते रहते हैं। ये सब देख के ग्रीड कहता है कि मुझे लगता है रॉक्सी तुम्हें सही में पसंद करती है। ये सुन के फेट भी शर्मा जाता है और वो भी अपना ग्लास तोड़ देता है। इसके बाद रॉक्सी उस स्ट्रे मॉन्स्टर के बारे में ओनर से पूछती है। ओनर उन्हें बताता है कि एक वॉरियर जब वहाँ गया था तो उसे काफी सारे गॉब्लिन्स की लाशें मिली थी। इसकी वजह से वॉरियर्स काफी डरे हुए हैं और बिजनेस पर भी काफी बुरा असर पड़ रहा है क्योंकि वो कहीं ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। तभी वहाँ एक बुढ़ा आ जाता है और वो उन दोनों को बताता है कि कुछ लोगों को लगता है कि वो एक लीच मॉन्स्टर है, तो इसलिए होली नाइट्स इस मॉन्स्टर को हैंडल करेंगे। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फेट अपनी स्वॉर्ड को पॉलिश करवा लेता है। और जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं उनकी नजर हार्डो पे पड़ती है जो कि एक बच्चे को जबरदस्ती कहीं ले जा रहा होता है। रॉक्सी कहती है कि तुम इस बच्चे को परेशान क्यों कर रहे हो। वो लोग कहते हैं कि ये बच्चा गुम हो गया है, हम लोग तो बस इसकी मदद कर रहे हैं। लेकिन रॉक्सी को ये सब ठीक नहीं लग रहा होता है तो फेट से कहती है कि जाओ उस बच्चे को लेकर आ जाओ। फेट हार्डो के हाथ से उस बच्चे को छुड़ा के ले आता है। रॉक्सी कहती है कि इस बच्चे की मदद हम करेंगे। इसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। उस बच्चे को काफी भूख लगी थी तो वो तीनों मिलकर कुछ खाने लगते हैं। उस बच्चे को खाता हुआ देख फेट को अपने बचपन की याद आती है जब वो पहली बार कैपिटल में आया था और किसी होली नाइट ने उसकी मदद की थी। इसके बाद उन्हें बच्चे की माँ मिल जाती है और वो उसे लेके चली जाती है। जब फेट की नजर रॉक्सी पे पड़ती है तो वो उसे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। रॉक्सी पूछती है क्या हुआ। फेट कहता है हमें घर नहीं चलना चाहिए। घर पहुंचने के बाद वो हारू से डांट सुनते हैं और अपने अपने काम पे लग जाते हैं। अगले दिन फेट अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए एक मास्क खरीदता है और रॉक्सी के लिए एक और खरीदता है। जब रॉक्सी इस और को खोलती है तो उसे उसके अंदर से जेम मिलता है जिसे कि देख के वो काफी खुश हो जाती है और कहती है कि मैं इसे हमेशा संभाल के रखूंगी। वहीं दूसरी तरफ व्लेरिक सिबलिंग्स गालिया के रिलेटेड कुछ प्लान कर रहे होते हैं। वहीं रात में फेट ने फिर से काफी सारे गॉब्लिन्स को हंट किया था जिसकी वजह से सारे हंटर्स काफी परेशान थे। अगली सुबह रॉक्सी फेट के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक और टॉप सीक्रेट मिशन दे रही हूँ और वो उसे लेके कहीं जाने लगती है। रास्ते में जितना भी एरिया होता है और खेत खलियान होते हैं वो सारे रॉक्सी यानी हार्ट फैमिली को बिलोंग करते हैं। वो खेतों के बीच एक घर में जाते हैं जहाँ की रॉक्सी की मॉम उनका स्वागत करती है। रॉक्सी की मॉम काफी बीमार है और उन्हें चलने के लिए भी एक मेड की जरूरत पड़ती है। इसके बाद रॉक्सी अपनी मॉम से फेट को मिलाती है। रॉक्सी अपने कमरे में जाके खुद की और अपने डैड की फोटोज देख रही होती है और वो याद करती है कि कैसे उसके डैड बचपन में उसे ट्रेन किया करते थे। वहीं दूसरी तरफ फेट खेतों में काम करने लग चुका है। वहाँ पे एक अंकल उसे बताते हैं कि रॉक्सी हर साल इस वक्त यहाँ आती है बागीचों की देखभाल करने के लिए और इस वक्त पास के ही वाले से कुछ मॉन्स्टर्स भी आते हैं तो उससे भी रॉक्सी ही इन खेतों को प्रोटेक्ट करती है। वहीं फेट को फिर से भूख लगने लगी है। शाम को वापस जाते वक्त फेट को एक लड़की दिखती है जिसने की अपने कंधे पे एक बड़ी सी एक्स उठा रखी थी। फेट जब उस लड़की को पास से देखता है तो वो नोटिस करता है कि उस लड़की की भी आंखें लाल थी बिल्कुल उसी की तरह। वो उस पर अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करता है लेकिन वो फेल हो जाता है। वो लड़की फेट से कहती है कि मैं यहाँ के मॉन्स्टर्स हंट करने आई थी लेकिन तुम उन्हें रख सकते हो, हम दोबारा फिर मिलेंगे और याद रखना मेरा तुम पर कर्ज है। तभी रॉक्सी भी उस तरफ से आती है और फेट को एक बकेट ग्रेप्स दे देती है। वो उस लड़की को देख के कहती है कि ये जरूर गालिया से होगी जो कि एक बहुत
बहुत ही खतरनाक वॉर के बाद भी सरवाइव कर पाई है। फेट पूछता है कैसी वॉर? रॉक्सी कहती है कि इतनी डिटेल तो हमें भी नहीं पता, लेकिन वो लड़ाई बहुत बड़ी थी। अगली सुबह मॉन्स्टर्स ने खेतों की सारी फसल उजाड़ दी थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ वॉरियर्स और रॉक्सी की नजर कोबॉल्ट्स पे होती है। तभी उन्हें कुछ झाड़ियों में हिलता दिखता है। वो मॉन्स्टर्स का सरदार था और वो उनसे कई गुना बड़ा था। वहीं उसे देख के फेट की भूख और बढ़ जाती है। उस मॉन्स्टर को देख के सभी लोग विलेज में वापस आ जाते हैं, क्योंकि उसे हराना इनके बस की बात नहीं थी। रॉक्सी सभी को अंदर रहने को कहती है और वो कहती है कि वो अकेले ही इस मॉन्स्टर को हराने जाएगी, लेकिन सभी विलेजर्स उसे रोकते हैं और कहते हैं कि उन्हें पहले प्लान बनाना चाहिए। वहीं फेट को रॉक्सी की चिंता हो रही होती है और वो डिसाइड करता है कि वही उस मॉन्स्टर को हराएगा। रात को फेट उन मॉन्स्टर से लड़ने पहुंच जाता है। वो बो का यूज करके सभी मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है, लेकिन वो बड़ा मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर ही नहीं रहा होता है। और जब फेट उस पर हमला करता है तो वो उनको शील्ड की तरह यूज करता है। फेट दोनों के बीच डिस्टेंस क्लोज करना चाहता है, लेकिन वो बाकी के मॉन्स्टर्स को फिर से शील्ड की तरह यूज करता है। इसके बाद फेट फिर से बो का यूज करके एक पावरफुल अटैक उस पर करता है, लेकिन वो उसकी एरोज को अपने हाथों से पकड़ लेता है। फेट को वहाँ काफी मुश्किल हो रही थी, तो ग्रीड उससे कहता है कि देख भाई, अगर तू मुझे 10% स्टैट्स देगा तो मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। ग्रीड और भी ज्यादा पावरफुल बो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो मॉन्स्टर और फेट एक दूसरे पे एक बहुत ही पावरफुल हमला करते हैं, लेकिन फेट का हमला ज्यादा ताकतवर था, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर के चीथड़े हो जाते हैं और वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। तभी फेट की ग्लटनी स्किल एक्टिवेट होती है और उसे दर्द होने लगता है। ग्रीड कहता है कि ये एक रिएक्शन है, क्योंकि तुमने पहली बार एक 50 लेवल के मॉन्स्टर को हराया है। तुम्हें ये सहना होगा, नहीं तो तुम खुद पे कंट्रोल खो बैठोगे। अगली सुबह जब वॉरियर्स वहाँ पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उन सभी मॉन्स्टर को किसी ने कुत्तों की तरह मारा है। रॉक्सी सोच रही होती है कि आखिर वो कितना ताकतवर था। इसके बाद फेट उन सब के साथ बैठ के खाना खा रहा होता है, जहाँ रॉक्सी अभी भी यही सोच रही थी कि आखिर उन सबको मारा किसने। उसका सबसे पहला शक उस गालियन की लड़की पे जाता है, क्योंकि वो किसी भी होली नाइट से ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसके कुछ देर बाद रॉक्सी की मॉम फेट को अपने रूम में बुलाती है और उसे कहती है कि मेरी जिंदगी के कुछ दिन ही बचे हैं, तो क्या तुम प्लीज रॉक्सी का हमेशा ख्याल रखोगे। वो फेट को बताती है कि वो भी फेट की तरह एक आम इंसान है, जिसकी वजह से उसके पास भी कोई खास स्किल नहीं है, और वो खुद को ब्लेम करती है रॉक्सी की कमजोरी के लिए। इसके बाद फेट और रॉक्सी वहाँ से कहीं निकल जाते हैं। वहीं रात को फेट फिर से काफी सारे गॉब्लिन्स को मार रहा होता है, पर ये उसकी भूख नहीं मिटा पा रहे थे। ग्रीड उससे कहता है कि अब तुम्हारी भूख ये गॉब्लिन्स नहीं मिटा पाएंगे, लेकिन उनसे ज्यादा पावरफुल आसपास कोई भी मॉन्स्टर्स नहीं थे। अगले दिन फेट उसे रेस्टोरेंट में बैठा होता है और अपनी आंख को उसने आईपैड से छुपाया हुआ है। यहाँ लोगों की बातों से फेट को पता चलता है कि लिच को मारने के लिए हार्डो अपने होली नाइट्स के साथ जाएगा। लोग लिच किसी और को नहीं, फेट के ही मास्क वाले रूप को बुला रहे थे। इसके बाद हम काफी सारे होली नाइट्स को देखते हैं, जिनमें से रॉक्सी को सिलेक्ट किया जाता है गालिया जाने के लिए। वो ये सब अपनी फादर की ग्रेव पे आके बता रही होती है और कहती है कि आप प्लीज मुझ पे नजरें बनाए रखना। फेट भी वहाँ आता है और रॉक्सी से कहता है कि आप प्लीज वहाँ मत जाइए, आपकी वहाँ जान भी जा सकती है। लेकिन रॉक्सी ने अपना मन बना लिया था। वहीं व्लेरिक सिबलिंग्स पार्टी मना रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि फाइनली हमें रॉक्सी से छुटकारा मिल गया, और राफेल हार्डो को लिच को मारने का काम सौंप देता है। इसके बाद उसी रात को लिच यानी फेट को मारने के लिए हार्डो अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है। वो पहले अपने चिंगू मिंगुओं को उस पर हमला करने के लिए भेजता है, लेकिन फेट उन्हें चुटकियों में हरा देता है, जिसे देख के उसके बाकी के साथी डर के मारे भाग पड़ते हैं और अब हार्डो वहाँ अकेला रह गया है। लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। तभी फेट अपना मास्क हटा देता है। फेट को देख के हार्डो शॉक्ड रह जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास इतनी ताकत कैसे आई। फेट कहता है कि मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। हार्डो कहता है कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मैं एक होली नाइट हूँ और व्लेरिक फैमिली का दूसरा बेटा हूँ। मुझे अपनी ताकत दिखाने पे मजबूर मत करो। फेट कहता है कि चलो ये ख्वाहिश भी पूरी कर लो, तुम दिखाओ मुझे अपनी ताकत। फेट ग्रीड से पूछता है कि क्या तुम उस होली स्वॉर्ड को तोड़ सकते हो। ग्रीड कहता है ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। हार्डो अभी भी ओवर कॉन्फिडेंट है और उस पर ग्रैंड क्रॉस का यूज करता है, लेकिन फेट आसानी से उसके अटैक को डॉज करके उसके पीछे पहुंच जाता है। हार्डो उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन फेट उसकी तलवार को काट देता है। ये देख के हार्डो हैरान था और कहता है कि तुमने मेरी होली स्वॉर्ड को कैसे काट दिया। ये सब देख के हार्डो डर जाता है और उसके कदम पीछे हटने लगते हैं और वो लड़खड़ा के गिर जाता है। फेट उसका कॉलर पकड़ के उठाता है और कहता है यही होली नाइट की ताकत है। फेट याद करता है कि कैसे हार्डो उसे टॉर्चर किया करता था। फेट उसके सर को काफी सारे पेड़ों से टकराता है। हार्डो के सर से खून बहने लगता है और वो फेट से माफी मांगता है, लेकिन फेट माफ करने के मूड में नहीं था। वो उसे उछालता है और अपनी बो से उसके हाथ पैर काट देता है। हार्डो उससे कहता है कि तुमने अभी तक मुझे जिंदा क्यों छोड़ा है, मुझे मार दो। फेट कहता है कि पहले मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। हार्डो कहता है कि तुम रॉक्सी के बारे में जानना चाहते हो ना। उसने खुद वॉलंटियर किया था गालिया में जाने के लिए, क्योंकि वो लोगों की जान बचाना चाहती थी। इसके बाद हार्डो कहता है कि मैं रॉक्सी का वहां जाना कैंसिल करवा दूंगा, बस तुम मुझे जिंदा छोड़ दो। लेकिन फेट उसे मार डालता है और अब फेट को हार्डो की होली स्वॉर्ड टेक्निक भी मिल चुकी है। इसके बाद फेट ग्रीड को अपने स्टैट्स ऑफर करता है, जिसकी वजह से वो अपने सेकंड लेवल यानी स्काइथ में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जो कि किसी भी चीज को काट सकती है। अगली सुबह रॉक्सी गालिया के लिए निकल रही है, जिसे कि 3 साल लग जाएंगे अगर उसने डिवाइन ड्रैगन को हरा भी दिया तो। वो सभी सर्वेंट से मिलती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद हारू फेट को एक लेटर देती है, जो कि एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है रॉक्सी की तरफ से। इसकी मदद से वो किसी भी रॉयल फैमिली के घर में काम कर सकता है, जिससे व्लेरिक सिबलिंग्स उसको नहीं परेशान करेंगे। लेकिन फेट इस लेटर को वापस कर देता है और कहता है कि मैं अपना
अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। वो अपना सामान पैक करते हुए बोलता है कि मैं रॉक्सी को नहीं रोक सकता तो क्या हुआ, मैं उसे सपोर्ट करने के लिए तो जा सकता हूँ। जिसके बाद हारू भी उसके काम के पैसे उसे दे देती है और फेट सभी से विदा लेके वहाँ से चला जाता है। तभी हमें कासल में एक लेडी दिखती है जो कि कह रही होती है कि अभी तक तो सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रॉक्सी गालिया पहुंच चुकी है, जहाँ वो अपनी आर्मी से कह रही होती है कि मेरे फादर की जगह मैं आप सबको लीड करूंगी और आप लोगों की रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। स्पीच के बाद जब रॉक्सी नीचे उतरती है तो उसे मीरिया और मोगुन नाम के 2 वॉरियर्स मिलते हैं जो कि उसके साथ इस मिशन पे जाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ फेट टेट्रा नाम की सिटी में पहुंचता है, जिसे कि मर्चेंट सिटी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग काफी ज्यादा होती है। वो 5 साल पहले भी यहाँ आया था पर उसे पत्थर मार के यहाँ से भी भगा दिया गया था। वो एक काट वाले के पास जाता है और उससे कहता है कि अंकल जी मुझे गालिया जाना है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? लेकिन वो कहते हैं कि अभी रात होने वाली है तो मॉन्स्टर का खतरा काफी ज्यादा होगा, तो मैं अभी तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वहीं फेट को अब भूख लग चुकी थी तो एक रेस्टोरेंट में जाता है खाना खाने के लिए। उस रेस्टोरेंट में एक आदमी कुछ वॉरियर से अपने विलेज को बचाने के लिए मदद मांग रहा होता है, लेकिन वो वॉरियर्स उससे कहते हैं कि इस चिल्लर से कुछ नहीं होने वाला और वो उसके पैसे को नीचे फेंक देते हैं। वो आदमी उनके पैरों पे गिर के उनकी मदद की भीख मांगने लगता है। वो वॉरियर उसके सर पे पैर रख देता है और कहता है कि तुम्हें हमारी मदद चाहिए तो और पैसे लेके आओ। इतने में फेट आता है और उस वॉरियर को पीछे कर देता है और जब उसके साथी उसकी मदद को आगे बढ़ते हैं तो उन्हें भी संभाल लेता है। वो आदमी उसकी मदद के लिए फेट को थैंक यू बोलता है। फेट उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है काफी समय बाद मिल रहे हैं हम, है ना सेट? और अब सेट भी उसे पहचान जाता है। बचपन में सेट और उसके साथी फेट को बुली किया करते थे। फेट के डैड हंटर थे और वो मॉन्स्टर्स को हंट किया करते थे, पर कुछ समय बाद उनकी मौत हो जाती है। विलेज के चीफ ने फेट के डैड को इसलिए रखा था क्योंकि उनके पास एक स्पेयर स्किल थी, पर उनकी मौत के बाद वो फेट का ख्याल रखना नहीं चाहते थे और वो उसे पत्थर मार के गाँव से भगा देते हैं। सेट उन्हीं विलेज चीफ का बेटा है जो कि फेट से मदद मांग रहा है। ग्रीड फेट से कहता है कि वैसे भी तुम्हें मॉन्स्टर्स को तो मारना ही पड़ता है, तो क्यों ना इसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ही कर लें। तो फेट उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और सेट उसे अपने गांव में ले जाता है। लेकिन वहां उसके पिता उसे देख के कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कूड़े को यहाँ वापस लाने की, हमने इसे गाँव से बाहर निकाल दिया था, ये बस एक बोझ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन सेट उन्हें समझाता है कि फेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसने मेरे सामने ही काफी वॉरियर्स को हराया है। लेकिन विलेज चीफ उसकी नहीं मानते और कहते हैं कि मैं कल खुद जाके वॉरियर्स को लेके आऊंगा। विलेजर्स उससे कहते हैं कि अगर मॉन्स्टर्स ने आज ही रात हमला कर दिया तो? वो खड़ूस चीफ कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम फेट को चारे की तरह यूज कर लेंगे, जिससे हमें कुछ समय मिल जाएगा। सेट अपने पिता की हरकतों के लिए फेट से माफी मांगता है, लेकिन फेट कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे तो अब इन सब चीजों की आदत हो चुकी है। सेट फेट को अपने घर ले जाता है जहाँ उसे पता लगता है कि सेट की एक बेटी भी है। फेट उससे पूछता है कि इसकी माँ कहाँ है। सेट बताता है कि उसे मॉन्स्टर्स ने मार दिया। विलेज की हालत अभी भी काफी बुरी है। मुझे बचपन में लगता था कि मेरे डैड हमेशा सही थे, लेकिन जब से मेरी बेटी का जन्म हुआ है मैं समझ चुका हूँ कि गलत क्या है और सही क्या है। सेट की बातों को सुन के फेट समझ जाता है कि वो काफी बदल चुका है। उसे और उसकी बेटी को देख के उसे अपने फादर की याद आ जाती है। सेट उन मॉन्स्टर्स के बारे में फेट को बताने लगता है। ये मॉन्स्टर्स करीब 1 महीने पहले आना शुरू हुए। कुछ विटनेसेस की माने तो ये उड़ भी सकते हैं, इसलिए उन्होंने कुछ वॉरियर्स को हायर करने का सोचा, लेकिन वो महंगे ही बहुत हैं। तभी फेट को भूख लगने लगती है और सेट उसके लिए खाना लेने चला जाता है। ग्रीड फेट को बताने लगता है कि जो ये बातें कह रहा था उसके हिसाब से ये कोई आम मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि गारगोइल्स हैं। वो गॉब्लिन्स की तरह मंदबुद्धि नहीं, समझदार होते हैं, जो कि एनिमीज के हिसाब से अपने अटैक्स को बदल सकते हैं। तभी सेट की लड़की उसके पास आती है और उसे एक कैंडी खाने को देती है। फेट उस कैंडी को खा लेता है और लड़की के साथ खेलने लगता है। तभी सेट उसके लिए खाना लेके आता है जो कि काफी कम था, पर इससे पहले कि फेट खाना खा पाता वो बेहोश हो जाता है। सेट को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर हुआ क्या उसने कुछ अजीब खा लिया। तो सेट की बेटी उसे बताती है कि ग्रैंडपा ने उसे एक टॉफी देने को कही थी उसे। सेट समझ जाता है कि ये सब उसके बाप का किया धरा है और वो फेट को एक सैक्रिफाइस की तरह यूज करना चाहते हैं। तभी वहाँ मॉन्स्टर्स पहुंच जाते हैं जो कि विलेज पे हमला कर रहे होते हैं। सारे विलेज में तबाही मच जाती है। वहीं फेट को होश में लाने के लिए सेट एक दवाई बना रहा होता है। उस दवाई से फेट को फाइनली होश आ जाता है। सेट उसे सब कुछ बताता है कि ये सब उसके डैड की करनी थी और वो इसके लिए भी उससे माफी मांगता है। फेट उससे कहता है कि तुम अपनी बेटी के साथ अंदर ही रहना जब तक कि मैं वापस ना जाऊं। फेट बाहर आता है तो देखता है कि पूरे विलेज में तबाही मच चुकी है और काफी सारे लोग मर चुके हैं। ये देख के वो घबरा जाता है। फेट उन मॉन्स्टर्स का स्टैट्स देखता है तो उसे पता लगता है कि वो 27 लेवल के हैं और उनकी स्पेशल स्किल फायरबॉल है। ग्रिड कहता है कि ये काफी खतरनाक स्किल है, तुम स्काइथ का यूज करो। इसका यूज करके वो मॉन्स्टर के अटैक्स को काट देता है, लेकिन इससे आग और फैलने लगती है। ये बात वो मॉन्स्टर्स भी समझ जाते हैं और वो अपनी पावर को कंबाइन करके फेट पे हमला करते हैं। लेकिन फेट अपने अटैक से उनके फायरबॉल्स को खत्म कर देता है और कई मॉन्स्टर्स को मार भी देता है, जिसकी वजह से उसकी ग्लटनी स्किल एक्टिवेट हो जाती है और उसे फायरबॉल स्किल भी मिल जाती है। और अब वहाँ उन गारगोइल्स का लीडर आ जाता है जिसका कि लेवल 47 है और उसकी स्पेशल स्किल फायरबॉल और फायर रेजिस्टेंस है। वो मॉन्स्टर फेट पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फेट उसके अटैक के साथ साथ उसे भी आधे में काट देता है, जिसकी वजह से अब फेट को फायर रेजिस्टेंस स्किल भी मिल जाती है। उन मॉन्स्टर्स के अटैक की वजह से सेट के पिता और काफी सारे विलेजर्स मारे जा चुके थे और अब वहाँ की जमीन भी खेती करने लायक नहीं बची थी। तो सेट अब डिसाइड करता है कि वो शहर जाके काम करेगा ताकि वो
अपनी बेटी को सही जिंदगी दे पाए। वहीं फेट उस विलेज से जाने से पहले अपनी पेरेंट्स की ग्रेव को विजिट करता है। वहीं दूसरी तरफ रॉक्सी लॉर्ड ऑफ लैनचेस्टर के पास जा रही होती है। म्यूगन रॉक्सी से कहता है कि उस लॉर्ड के पास थोड़ा ध्यान से रहना। रॉक्सी को समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। वहीं फेट किसी घोड़ा गाड़ी में बैठ के जा रहा होता है, जिसका चालक उसकी उबासी लेता हुआ सुन के कहता है कि मैंने तुम्हें यार अपनी रक्षा के लिए रखा है, यहाँ तुम यहाँ सो रहे हो, मैं फ्री में तुम्हें 3 गोल्ड कॉइन थोड़ा देने जा रहा हूँ। फेट उससे माफी मांगता है और कहता है कि अंकल आप चिंता मत करो, मैं शायद पतला सुतला दिख रहा हूँ पर मैं होली नाइट की तरह लड़ सकता हूँ। तभी वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास जितना भी कीमती सामान है वो इधर लाओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे। तभी फेट बाहर आके उनके सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि फेट कुछ कर पाता वो ड्राइवर फेट से लिपट जाता है और रोते हुए कहने लगता है कि प्लीज यार इस बार बचा ले, थोड़े ज्यादा पैसे ले लियो पर प्लीज बचा ले यार, बचा ले। फेट कहता है मैं तुम्हें बचा तो लूंगा पर तुम मुझे छोड़ोगे तब तो कुछ करूं। वो गुंडे उन पे हमला ही करने वाले होते हैं कि उनके पीछे कुछ गिरता है, जिसकी वजह से वो सभी डर जाते हैं और हवा में उड़ जाते हैं। जो चीज उनके पीछे गिरी थी वो एक वेपन था। एक लड़की आती है और उस वेपन को उठा लेती है। ये वही लड़की थी जो फेट को कुछ टाइम पहले भी मिल चुकी है। वो लड़की ड्राइवर से कहती है कि देखो मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो तुम मुझे राइड दोगे, लेकिन जैसे ही वो कार्ट में बैठती है कार्ट पलटने लगती है जैसे कि उसका वजन बहुत ज्यादा हो। ये एक्स्ट्रा वेट असल में उसके वेपन का था, जिसे कि वो अपने मैजिक से कम कर देती है। इसके बाद वो फेट से उसका नाम पूछती है, लेकिन फेट के बिना बताए उसे ये पता था कि उसके पास ग्लटनी स्किल है। फेट उससे पूछता है कि ये तुम्हें कैसे पता। वो लड़की कहती है कि मेरे पास भी एक डेडली सिन की स्किल है, इसलिए मैं बता सकती हूँ। फेट पूछता है कि ये डेडली सिन की स्किल क्या होती है। वो लड़की कहती है तुम्हें ग्रीड ने नहीं बताया क्या, जो कि सुन के फेट ग्रीड पे गुस्सा होने लगता है। इसके बाद वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है, मेरा नाम माइने है, माइने ऑफ रैथ। इतने में ही उस लड़की को भूख लग जाती है तो फेट अपना खाना उसे देता है, लेकिन वो तो भुखड़ों की तरह सब कुछ खाने लग जाती है। वो सारा खाना खत्म करने वाली होती है कि फेट कहता है कि रुको यार मेरे लिए भी कुछ छोड़ो। इसके बाद वो टाउन में पहुंच जाते हैं। वहाँ एक लड़की कहीं जा रही होती है, लेकिन तभी उस पे कुछ मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। वो मदद के लिए चिल्लाती है और एक होली नाइट आके उसे बचा लेता है। ये सब एक एक्ट चल रहा होता है जो कि वहाँ का लॉर्ड, जिसका की नाम रूडोल्फ था, वो करवा रहा था। फेट को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ सब हो क्या रहा है। तो ड्राइवर उन्हें बताता है कि शायद सर रूडोल्फ रॉक्सी के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं, वो जल्दी यहाँ पहुंचने ही वाले होंगे। ये सुन के फेट को समझ में आता है कि वो जल्दी में तो रॉक्सी से भी पहले यहाँ पहुंच गया। वो ड्राइवर फेट को उसके 3 गोल्ड कॉइन्स देने लगता है, लेकिन माइने वो पैसे ले लेती है और कहती है कि इसे बचाया तो मैंने था तो ये पैसे भी मेरे हुए। इसके बाद वो ड्राइवर वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी अचानक से माइने उसके कंधे पे ही सो जाती है। तो बेचारे फेट को उसको उठा के ही आगे बढ़ना पड़ता है और जब वो टाउन से गुजर रहा होता है उसको लोगों की गर्दनों पे अलग अलग निशान दिखते हैं। फेट अंदाजा लगाता है कि शायद ये मार्क्स लोगों के सोशल स्टेटस या जो वो काम करते हैं उसके हिसाब से होंगे। वहीं रूडोल्फ कुछ लोगों से कह रहा होता है कि ये सेरेमनी करने का आइडिया तुम्हारा था क्या? ये कोई तरीका है लोगों को ये बताने का कि हमारी फैमिली कितनी ग्रेट है, तुम्हारी वजह से लैनचेस्टर फैमिली का मजाक बन गया, क्या तुम ऐसे बताओगे कि लैनचेस्टर फैमिली हार्ट फैमिली से कितनी ग्रेट है? इतना कह के वो दोनों को एक एक करके मार देता है। वहीं फेट अब माइने को एक इन में ले आया है और फेट ग्रीड से सारी इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है। ग्रीड फेट को बताता है कि वो माइने को काफी पहले से जानता है और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अभी तक जिंदा है। और वो उसके वेपन के बारे में बताता है कि उसका नाम स्लॉथ है और वो भी ग्रीड की तरह ही एक मॉर्टल सिन का वेपन है। फेट उससे पूछता है कि आखिर ये मॉर्टल सिन्स होते क्या हैं? ग्रीड कहता है कि दुनिया में कुछ इमोशंस होते हैं जैसे ग्रीड, ग्लटनी, लस्ट, रैथ, स्लॉथ। इन सभी स्किल्स का जन्म लॉज को डिफाई करके हुआ है जो कि डिवाइन बीइंग ने बनाए थे। इन सभी सिन्स में से सबसे खतरनाक सिन ग्लटनी का है, क्योंकि वो लेवलिंग के डिवाइन सिस्टम को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। जिनके पास भी ये मॉर्टल स्किल्स होते हैं उन्हें कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे कि फेट को किसी को मारना पसंद नहीं है, लेकिन अगर उसे अपनी भूख मिटानी है और खुद पे से कंट्रोल नहीं खोना है तो उसे मॉन्स्टर्स की जान लेते ही रहनी होगी। इसके बाद फेट अपनी भूख मिटाने के लिए बाहर निकलता है। उसके सामने एक सैंडमैन आ जाता है। उसे मारने के लिए फेट अपनी एरोज और फायरबॉल स्किल को मिक्स कर देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर एक ही झटके में खत्म हो जाता है। तभी वहाँ और भी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। फेट एक एक करके अपनी बो का यूज करके उन सभी को मार रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक क्राउन बीस्ट की स्मेल आती है। वो एक सैंड गोलम है जिसे कि हराने की कोशिश काफी सारे एडवेंचरर्स कर रहे थे, लेकिन उनकी हालत काफी बुरी थी। तभी फेट उस मॉन्स्टर पे पीछे से हमला करता है और कहता है कि इस मॉन्स्टर को मैं मारूंगा, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। और अब फेट उस मॉन्स्टर से लड़ना शुरू कर देता है। फेट के कुछ अटैक्स उस मॉन्स्टर पे लैंड होते हैं, पर इससे उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। जिसके बाद वो मॉन्स्टर फेट पे सैंडस्टॉर्म का यूज कर देता है, जिससे कि बचने के लिए फेट ग्रीड को स्काइथ में कन्वर्ट करता है और उस पे एक जोरदार हमला करता है। वो उस गोलम को खत्म करने जा ही रहा होता है कि उस गोलम का कोर उससे बाहर निकल के जमीन में जाने लगता है। उसे खत्म करने के लिए फेट ग्रीड को बो में कन्वर्ट करता है और एक बहुत ही पावरफुल अटैक सीधा जमीन पे मारता है, जिसकी वजह से वहाँ एक धमाका होता है और उसका कोर भी खत्म हो जाता है। और अब फेट को एक नई स्किल सैंडस्टॉर्म मिल चुकी है। पर जब वहाँ से धुआं हटता है तो फेट देखता है कि अरे भाई ये तो थोड़ा ज्यादा कर दिया मैंने। इसके बाद वो वॉरियर्स उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारे जैसा वॉरियर तो कभी नहीं देखा, हमें बचाने के लिए शुक्रिया। फेट उन लोगों को अपना नाम कॉर्प्स बताता है। इसके बाद जब फेट इनमें पहुंचता है तो वो देखता है कि माइने ने कपड़े नहीं पहने थे, क्योंकि वो अभी अभी नहा के आई थी। बेचारा फेट शर्मा जाता है और उससे कहता है कि जल्दी से कपड़े पहनो यार। इसके बाद वो
तैयार होने लगती है तो फेट पूछता है कि तुम कहीं जा रही हो। वो बताती है कि मैं सैंड गोलम को मारने जा रही हूँ। फेट कहता है कि मैंने तो उसे मार भी दिया। ये सुन के माइने गुस्सा होने लगती है और कहने लगती है कि वो रिवॉर्ड मुझे चाहिए था। तो फेट उसे अपने रिवॉर्ड का आधा हिस्सा देने को तैयार हो जाता है। फेट गिल्ड में जाके अपना रिवॉर्ड ले लेता है। तभी वहाँ रूडोल्फ आ जाता है और कहता है कि तुम ही वो हो ना जिसने सैंड गोलम को हराया, अब तुम मेरे नीचे काम करोगे। तुम्हारे पास मना करने का कोई हक नहीं है क्योंकि होली नाइट का डिसीजन फाइनल होता है। तभी माइने उसके पास आती है और कहती है कि ये पहले मेरा है। रूडोल्फ उससे कहता है कि तुम जैसी छोटी बच्ची यहाँ क्या कर रही है, निकलो यहाँ से। ये सुन के माइने को गुस्सा आ जाता है और वो खींच के उसके लगाती है, जिसकी वजह से फेट को माइने के साथ वहाँ से भागना पड़ता है। माइने और फेट सफर करते हुए एक विलेज पहुंचते हैं। वहाँ फेट को एक आदमी दिखता है जिससे वो मेयर के बारे में पूछता है ताकि वो मेयर से परमिशन लेके विलेज में कुछ देर तक रह पाए। वो बंदा कहता है कि मैं ही विलेज चीफ हूँ, इसका नाम एरन है और ये एक होली नाइट रह चुका है। एरन कहता है कि अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। एरन उस पर आइडेंटिफाई स्किल का यूज करता है और कहता है कि तुम्हारा लेवल सिर्फ 1 है लेकिन तुम्हारे स्टैट्स तो 2 मिलियन से भी ऊपर है। और अब दोनों तलवारबाजी शुरू कर देते हैं, लेकिन एरन उसे बड़ी ही आसानी से हरा देता है। फेट निराश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है अब वो हार गया है तो वो उसे विलेज में रहने नहीं देंगे। लेकिन एरन कहता है कि तुम विलेज में रह सकते हो लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक तुम यहाँ रहोगे तुम्हें मुझसे ट्रेनिंग लेनी होगी। ये क्या अजीबोगरीब शर्त है भाई, कुछ और शर्त रखता, पैसे मांग लेता, विलेज का भला हो जाता। ये क्या अजीब नौटंकी चल रही है भाई। पहले तो फेट झिझक रहा होता है क्योंकि कौन यार भरोसा करना चाहेगा अनजान बुढ़े पे, पर फिर वो सोचता है होली नाइट से ट्रेनिंग मिलेगी यार, मैं तो और स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा, तो वो भी मान जाता है। इसके कुछ देर बाद ही माइने एक रूम में जाके सो जाती है और फेट एरन के साथ ट्रेनिंग करने लगता है। एरन उसे काफी सारी चीजें सिखाता है लेकिन ट्रेनिंग करते करते ही फेट की भूख लिमिट पे होती है और उसकी एक आंख लाल हो जाती है और ये चीज एरन भी नोटिस करता है। लेकिन उसकी आंख लाल होते ही फेट और भी अच्छे तरीके से लड़ने लगता है और शाम को दोनों की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। वो दोनों घर में जा ही रहे होते हैं कि फेट को कासल की तरफ से एक मॉन्स्टर की स्मेल आती है। तभी एरन चिल्लाता है और जब फेट अंदर जाता है तो देखता है कि माइने ने पूरे किचन की माँ बहन कर दी है। फेट उसकी हरकतों के लिए एरन से माफी मांगता है और एरन बेचारा बाकी के विलेजर्स से खाना मांगने चला जाता है। वापस आते वक्त वो कासल को देख के इमोशनल हो जाता है और पॉकेट से एक छोटी तलवार निकाल के देखने लगता है। एरन के घर में फेट उसकी फैमिली फोटो देखता है जिसमें कि उसके बेटे की शक्ल बिल्कुल फेट जैसी थी। इसके अगले दिन भी फेट ट्रेनिंग करता है, जिसके बाद वो एरन से कहता है कि हम कल सुबह ही निकल जाएंगे, आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए शुक्रिया और इस भुक्कड़ की तरफ से भी मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। एरन कहता है नहीं कोई बात नहीं, काफी सारा खाना पड़ा है। तभी माइने कहने लगती है कि टेस्ट तो मुझे सभी चीजों का सेम ही आ रहा है क्योंकि मेरे टेस्ट के सेंस जा चुके हैं। फेट समझ जाता है कि रात के सीन की वजह से माइने को ये कीमत चुकानी पड़ती है। इसके बाद फेट एरन से कैसल के बारे में पूछता है। एरन कहता है कि ये कैसल पहले मेरा हुआ करता था, मुझे रॉयल ऑर्डर की वजह से कहीं और लड़ने जाना पड़ा, पर मेरी गैर हाजिरी में मॉन्स्टर्स ने इस कासल पे हमला कर दिया। तब मेरे बेटे ने इसकी रक्षा की थी लेकिन वो भी उन मॉन्स्टर्स के सामने नहीं टिक पाया और अब मेरी फैमिली क्राउन बीस्ट के कब्जे में है और वो पूरा कासल अब लीच लॉर्ड को बिलोंग करता है। तभी फेट की आंखें और ग्लो करने लगती हैं और वो उस मॉन्स्टर को मारने के लिए कासल में जाने लगता है, लेकिन उसके पीछे एरन भी आ जाते हैं और माइने कहती है कि जब तक आप यहाँ नहीं है मैं इस विलेज की रक्षा करूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे 50 गोल्ड कॉइन्स चाहिए। और अब वो दोनों कासल में जाने लगते हैं जहाँ फेट अपनी एरो से मॉन्स्टर्स को पत्थर में बदल दे रहा था। ऐसे वो कई मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए कैसल के अंदर पहुंच जाते हैं। जब वो ऊपर जाते हैं तो उन्हें काफी सारे लोग दिखते हैं और एरन का बेटा पियानो बजा रहा था। वहाँ उसकी वाइफ भी थी जो कि उसका वेलकम करती है। तभी उसकी फैमिली उसके पास आती है और कहती है कि हमने आपका बहुत इंतजार किया। एरन कहता है कि तुम लोग अभी भी जिंदा हो। तब वो कहते हैं कि आप क्या कह रहे हो, लगता है आप ज्यादा थक गए हो, हमें क्या हुआ। ग्रीड फेट को बताता है कि देखने में ये लोग जिंदा लग रहे हैं लेकिन ये है नहीं, ये असल में किसी मॉन्स्टर ने इल्यूजन मैजिक कास्ट किया है। एरन अपने बेटे लूक को गिफ्ट देने लगता है पर तभी लूक उस पे हमला कर देता है, पर एरन के हाथ में वही छोटी स्वॉर्ड थी जिससे वो उसके हमले को ब्लॉक कर देता है। फेट भी लड़ने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन ग्रीड उसे बताता है कि मैं इन्हें मार तो दूंगा पर इसका मतलब ये होगा कि ये हमेशा के लिए नर्क में फंसी रह जाएंगी और कभी पास ऑन नहीं कर पाएंगी। तो फेट पीछे हट जाता है और एरन भी कहता है कि ये मेरा फैमिली मैटर है तो मैं इसे हैंडल करता हूँ, तुम जाके लीच लॉर्ड को ढूंढो। फेट वहाँ से चला जाता है और एरन लूक से लड़ने लगता है। लीच लॉर्ड इनविजिबल हो रखा था लेकिन फेट उसे सेंस कर सकता है और उस पर एरो शूट करता है जिससे वो मॉन्स्टर खुद को रिवील कर देता है। फेट देखता है कि लीच लॉर्ड का लेवल 100 है और उसके सारे स्टैट्स मिलियन से ऊपर हैं। फेट उसके अटैक्स को डॉज करके उससे घायल करने में कामयाब होता है लेकिन तभी लीच काफी सारे डेड सोल्स को समन कर देता है। वो सभी लोग फेट से मदद मांग रहे होते हैं और फेट उन पे हमला नहीं कर सकता था। तभी वो सभी एक एक करके नीचे गिरने लगते हैं और ये एरन ने उनके बॉडी की टेंडन्स को कट करके किया था। अब एरन फेट के साथ लीच से लड़ने के लिए आगे आ जाता है लेकिन वहाँ उसकी वाइफ भी थी। वो अपने कैसल से जाने का टाइम याद करता है जब उसने अपनी फैमिली को आखिरी बार देखा था और कहता है कि अगर मैं थोड़ा पहले आया होता तो ये सब होता ही नहीं, पर मैं अब कम से कम तुम्हारी तकलीफें तो खत्म कर सकता हूँ। एरन ग्रैंड क्रॉस का यूज करता है जिसका इफेक्ट उन लोगों के साथ साथ लीच लॉर्ड पे भी होता है। फेट को नीचे लूक की तलवार दिखती है, वो उस तलवार को उठा लेता है और एरन के साथ वो भी ग्रैंड क्रॉस का यूज करता है जिसकी वजह से वो लीच लॉर्ड फाइनली खत्म हो जाता है। एरन अपनी फैमिली की बॉडीज के पास जाता है
और कहता है कि मुझे माफ करना, तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ा। तभी उनकी बॉडीज में से उनकी सोल्स बाहर आती हैं और वो कहते हैं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आखिरकार आपने तो हमें बचा ही लिया। इसके बाद एरन लूक के लिए लाया गिफ्ट उसे दे देता है और वो दोनों वहाँ से धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाते हैं। तभी वहाँ लिच लॉर्ड की सोल एरन पे हमला करने आ जाती है, लेकिन फेट जल्दी से उसे पेट्रीफाई कर देता है। जब वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं उन्हें काफी सारे स्केलेटन मॉन्स्टर्स दिखते हैं, जिन्हें की मारते मारते सुबह हो जाती है और वो सुबह जाके मायने को उसके पैसे दे देता है। फेट कहता है कुछ तो रहम किया कर यार, तुम तो सारे पैसे रख लिए। मायने कहती है कि मुझे पैसों की जरूरत है विलेज को रिबिल्ड करने के लिए, जब तुम मेरे जितना जियोगे तब तुम्हें चीजों का पता लगेगा। फेट कहता है क्या मतलब तुम्हारे जितना जीऊंगा तब। तभी एरन कहता है कि अब मुझे याद आया मैंने तुम्हें पहले कहाँ देखा है, 50 साल पहले जब इस विलेज पे मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था तब मैंने तुम्हें यहाँ देखा था। ये सुन के फेट शॉक्ड रह जाता है क्योंकि वो 50 साल की तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। मायने एरन से कहती है कि तुम्हारी आंखें काफी अच्छी हैं, अगर तुम 1000 साल ट्रेनिंग करोगे तो शायद तुम मेरे लेवल तक पहुंच जाओगे। एरन कहता है ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया। मायने कहती है कि ये सच है क्योंकि इंसानों की लिमिट्स होती हैं। एरन उससे पूछता है कि तो तुम क्या हो। मायने कहती है कि मैं एक फैंटम हूँ जिसे कि मरना अलाउड नहीं है। और अब एरन नोटिस करता है कि फेट की आंखें नॉर्मल हो गई है। फेट एरन को बताता है कि अगर वो मॉन्स्टर्स को ना मारे तो उसकी सोल डैमेज होने लगती है। एरन फेट से कहता है कि जो तुम करने जा रहा हो वो करके वापस जरूर आना, मैं तुम्हें कुछ जरूरी चीजें बताना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ वेलेरिक सिबलिंग्स को फिलोसोफर स्टोन मिल चुका है जो कि किसी भी बीमारी या चोट को ठीक कर सकता है और वो काफी खुश हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें अमर होने का तरीका भी जल्दी मिल जाएगा। तभी उनका सर्वेंट वहाँ आता है और वो उन्हें बताता है कि हार्डोक को कॉप्स ने मार दिया है और कॉप्स कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक ह्यूमन है। रॉक्सी का ग्रुप भी अब एरन बार्बाटॉस के विलेज में पहुंच जाता है। एरन और रॉक्सी मिलते हैं, तब रॉक्सी को पता लगता है कि रॉक्सी का नामकरण एरन ने ही किया था और वो उनके माता पिता के साथ अच्छी खासी जान पहचान रखता है। रॉक्सी उस लिच लॉर्ड के बारे में पूछती है तो एरन उसे बता देता है कि उसने एक और इंसान के साथ मिलकर उसे हरा दिया है। ये सुन के मोगन और मुरिया उस वॉरियर से मिलना चाहते हैं जिसने उस क्राउन बीस्ट को हराया, लेकिन एरन उन्हें बताता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि वो पहले ही यहाँ से जा चुका है। रॉक्सी के पूछने पे भी फेट का नाम वो उसे नहीं बताता है क्योंकि फेट ने ही उसे ऐसा करने से मना किया था। और अब एरन को रॉक्सी से पता चलता है कि मैसन की मौत हो चुकी है। ये सुन के रॉक्सी को एरन ट्रेन करने का ऑफर करता है जिसके लिए रॉक्सी मान जाती है। जिसके बाद रॉक्सी के साथ ही कासल को बिल्ड कराने में लगे और रॉक्सी एरन के साथ ट्रेन कर रही है। वहीं दूसरी तरफ फेट और मायने एक खंडर जैसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ की मायने का जन्म हुआ था, पर इसके बारे में उसे ज्यादा कुछ याद नहीं है क्योंकि जन्म होते ही उसे इंपीरियल कैपिटल ले जाया जा गया था। उन्हें सामने एक बड़ा सा ककून दिखता है जिसके बारे में ग्रीड फेट को बताता है कि ये एक तरह का बायोलॉजिकल वेपन है जिसे कि गालिया की मिलिट्री ने बनाया था। इसका नाम उन्होंने कायमेरा रखा था क्योंकि इसमें काफी सारे मॉन्स्टर्स को मिलाया गया है। मायने बताती है कि ये अभी लार्वा के स्टेट में है तो हम इसे हरा सकते हैं, लेकिन इसको हराने के लिए तुम्हें इसकी बॉडी से इसकी सोल को अलग करना होगा क्योंकि जब तक वो दोनों साथ में रहेंगे ये सिर्फ डैमेज होगा लेकिन मरेगा नहीं। तो फेट समझ जाता है कि इसमें उसकी ग्लटनी स्किल काम आएगी। मायने अपनी आग से उस ककून को खोल देती है। उसके अंदर से एक कायमेरा बाहर निकलता है जिसके बीचों बीच एक लड़की होती है। जब फेट की नजर उसकी आंखों पे पड़ती है तो वो फ्रीज हो जाता है। ग्रेट कहता है कि अगर तुमने उसे ऐसे देखा तो तुम फ्रीज हो जाओगे। मायने बताती है कि वो लड़की उस कायमेरा का कोर है और फेट को उसे खत्म करना होगा। फेट झिझक रहा होता है क्योंकि अगर उसने उसे मारा तो उसकी सोल हमेशा के लिए नर्क में तड़पेगी, लेकिन मायने उसे कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है जिसने एक लड़की का अपीयरेंस बनाया हुआ है। तब वो कायमेरा उन पे लावा अटैक करता है पर मायने उसे अपने अटैक से काट देती है। इसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उसकी अलग अलग बॉडी पार्ट पे हमला करेंगे। वो उसे डैमेज तो कर देते हैं लेकिन वो बड़ी जल्दी ही अपने सारे बॉडी पार्ट्स को रिजनरेट कर देता है और लड़ाई के दौरान ही उसके विंग्स भी उगाते हैं। ये देख के मायने फेट को पीछे रहने को कहती है, लेकिन फेट कहता है कि मैं अपनी हाफ स्टार्वेशन स्टेट का यूज करके इससे लड़ूंगा। मायने कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अपनी बॉडी पे से कंट्रोल खो सकते हो, पर फेट कहता है कि अगर मैंने इस पे काबू नहीं पाया तो मैं हमेशा कमजोर ही रहूंगा और वो अपनी हाफ स्टार्वेशन स्टेट में चला जाता है। वो कायमेरा के अटैक्स को डॉज करके हवा में उछल जाते हैं और फेट एक पावरफुल अटैक से कायमेरा को पत्थर में बदल देता है। इसका फायदा उठा के मायने उस पर एक पावरफुल हमला करती है जिससे वो नीचे गिर जाता है, लेकिन खुद को बचाने के लिए वो अपने चारों ओर एक बैरियर बना देता है। लेकिन फेट अपनी एक्स का यूज करके उस बैरियर को तोड़ देता है जिससे उसका कोर भी काफी डैमेज होता है। कायमेरा वहां से उड़ के भागने लगता है, लेकिन मायने फेट को अपनी एक्स पे बिठा के उसकी तरफ थ्रो कर देती है। उसको खत्म करने के लिए फेट ग्रीड को अपने स्टैच दे देता है जिससे वो अपने स्काइथ के सेकंड लेवल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि फेट कुछ कर पाता, कायमेरा उसे एक बैरियर में बंद कर देती है और वो फायर का यूज करके अपने साथ साथ उसे भी जलाना चाहती है। पर अब फेट पहले से तेज है और वो जाके एक ही झटके में उसे मार देता है। लेकिन तभी फेट की टेलीपैथी स्किल एक्टिवेट हो जाती है। उसे एक साइंटिस्ट के चारों तरफ बच्चे दिख रहे होते हैं,
लेकिन धीरे धीरे सारे बच्चे कम होने लगते हैं और इस मेमोरी में उसे मायने भी दिखती है जो कि उस लड़की को गले लगा रही थी। इसके बाद मायने उस लड़की का एक ग्रेव बना देती है। फेट उससे पूछता है कि क्या तुम इस लड़की को जानती थी, पर मायने कहती है कि अब इतना समय बीत चुका है कि मुझे याद नहीं है, बस मुझे इतना याद है कि अगर कोई कैमरा बन जाता है तो उसे मारना ही होता है, नहीं तो कई और लोगों की जान जा सकती है। जिसपे फेट मायने से कहता है कि अगर मैंने खुद पे से कंट्रोल खो दिया तो क्या तुम प्लीज मुझे मार दोगी। फेट उसे गले लगाती है और कहती है कि मैं जरूर ऐसा करूंगी। फेट की अगली डेस्टिनेशन बेबीलोन है और मायने वहीं रुक के विलेज को रिबिल्ड करना चाहती है। वो फेट से कहती है कि शायद हम दोबारा ना मिले, क्योंकि फेट ने अपने सारे स्टैट्स यूज कर दिए ग्रीड को लेवल 3 तक पहुंचाने के लिए। फेट के गिड़गिड़ाने पे मायने उसके स्टैट्स को दोबारा रिकवर करने में हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बदले में वो पैसे भी मांगती है। इसके बाद फेट बेबीलोन पहुंच जाता है। बेबीलोन एक तरह की डिफेंस सिटी है जिसकी दीवारें गालियां के मॉन्स्टर को किंगडम में जाने से रोकती हैं। वहाँ के खाने के रेट किंगडम से 5 गुना ज्यादा महंगा था, इसलिए वो खाना बिना ले ही वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ रॉयल कैपिटल से बेबीलोन का नया लॉर्ड पहुंच जाता है। ये सुन के फेट अपना मास्क पहन लेता है। तभी वहाँ रॉक्सी भी पहुंच जाती है। बेबीलोन एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ ताकतवर लोगों की चलती है। अगर कोई ताकतवर है तो उसके क्राइम्स भी माफ कर दिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो कि मॉन्स्टर्स को हरा पाएं। इसके बाद रॉक्सी और बेबीलोन का करंट लॉर्ड, जिसका की नाम नॉर्दर्न एलिस्टेयर है, वो ऑफिशियली मिलते हैं। एलिस्टेयर रॉक्सी से माफी मांगता है कि मैं तुम्हारे डैड के साथ होते हुए भी उन्हें नहीं बचा पाया और खुद को कोसने लगता है। रॉक्सी कहती है कि अपना सर ऊपर उठाओ, मैं अपने फादर की जगह यहाँ लड़ने आई हूँ, चलो साथ में मॉन्स्टर्स को हराते हैं। वो दोनों हाथ मिलाते हैं और उनके बीच कुछ हीली उली की गुंजाइश देख के मिमिर को गुस्सा आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ ऊट पटांग करे मोगन उसे रोक देता है। वहीं फेट अभी तक किसी होटल में नहीं रुका था क्योंकि वहाँ के होटल्स काफी महंगे थे। तभी ग्रीड की नजर एक मियान पे पड़ती है और वो कहता है कि ये देखो, ये तो ऐसा लगता है मेरे लिए ही बना है। फेट कहता है कि ये काफी महंगा होगा, पर ग्रीड उससे कहता है कि कोई बात नहीं, हम मॉन्स्टर्स को हंट करके पैसे तो कमा ही लेंगे। तभी उस दुकान का ओनर बाहर आ जाता है। वो बताता है कि वो मियान सिर्फ डिस्प्ले के लिए है, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारी स्वॉर्ड के लिए कस्टम बना दूंगा। फेट की तलवार देख के वो कहता है कि इसकी मियान बनाना चाहते हो तो कम से कम 500 गोल्ड कॉइन्स लगेंगे। ये सुनते ही फेट बाहर आता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फेट मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए चला जाता है। उसे कुछ ऑक्स दिखते हैं, पर इससे पहले कि फेट कुछ करता, कुछ वॉरियर्स उन पे हमला करने लगते हैं। तभी उसकी नजर ऑक्स के एक और ग्रुप पे पड़ती है और वो उसके ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। वो ऑक्स उस पे फायर एरो का यूज करते हैं, लेकिन फेट ग्रीड को शील्ड में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जो कि किसी भी फिजिकल और मैजिकल अटैक को ब्लॉक कर सकता है। इसके बाद फेट उसी शील्ड से ही सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मार गिराता है और उन सभी मॉन्स्टर्स के कानों को इकट्ठा करके गिल्ड में ले आता है। उसे देख के सभी के सभी शॉक्ड रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता कि एक ही इंसान ने इतने सारे ऑक्स को हराया है। पर इससे पहले कि फेट अपना रिवॉर्ड ले पाता, वही सारे वॉरियर्स वहाँ पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने हमारे मॉन्स्टर्स को चुराया है, ये हमारे हैं। लेकिन फेट उसका हाथ पकड़ के मरोड़ देता है, जिसके बाद उसके बाकी के साथी फेट पे हमला करने लगते हैं। लेकिन फेट एक झटके में ही सभी को हरा देता है और उस ग्रुप के लीडर को तो फेट बोरी से ही पटक के मारता है। इसके बाद फेट अपना रिवॉर्ड कलेक्ट कर लेता है। उसे 100 गोल्ड कॉइन्स मिले थे। तभी वहाँ रॉक्सी की टीम पहुंच जाती है और वो फेट से पूछती है कि क्या तुमने ये सब किया है। फेट अपनी आवाज बदलता है और उसे सब कुछ बता देता है। तो रॉक्सी समझ जाती है कि फेट ने हमला इसलिए किया था क्योंकि पहले उन सब ने हमला किया था, और ताकि शांति बनी रहे वो किसी को भी पनिश नहीं करती है और सभी को वार्निंग देके छोड़ देती है। फेट उसे अपना नाम कॉप्स बताता है और वो फेट को भी वार्निंग देती है और कहती है कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए और तुम अपना हुलिया सुधारो। ये सुन के फेट के दिल को धक्का लगता है और वो बेचारा दौड़ के वहाँ से निकल जाता है। फेट दुखी होता है क्योंकि रॉक्सी ने उसे भद्दा कहा था। तभी उस वेपन शॉप का ओनर उसके पास आता है। फेट उन वॉरियर्स को हरा के काफी फेमस हो चुका था, इसलिए वो ओनर चाहता था कि वो उसकी गियर्स पहन के हंट पे जाए ताकि उसकी दुकान का प्रमोशन भी हो। फेट भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। वो फेट को एक आर्मर दे देता है और ग्रीड के लिए एक म्यान भी दे देता है और इनके बदले 80 गोल्ड कॉइन्स मांगता है। फेट कहता है कि क्या ये सब फ्री नहीं था, ये तुमने मुझे तो एडवर्टाइजमेंट के लिए दिए ना। जिसके बाद ओनर कहता है कि चलो आधे पैसे ही दे दो, जिसके लिए फेट भी मान जाता है। वो जब बाहर आता है तो उसे एक पब के बाहर भीड़ दिखाई देती है और ये सारी भीड़ एक लड़की के पीछे लगी थी, जिसे कि हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। जब फेट की नजर उस पर पड़ती है तो उसके दिल में लड्डू फूटने लगते हैं। वो फेट को देख के कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी फेट। ये सुन के फेट शॉक्ड हो जाता है कि उस लड़की को उसका नाम कैसे पता था जबकि उसने मास्क पहना है। वो फेट को बताती है कि वो भी एक डेडली सिन है और उसकी सिन लस्ट है। वो दोनों पब के अंदर जाते हैं और यहाँ भी फेट उसकी बॉडी की लहरों में खोने लगा था। पर इससे पहले कि वो और ज्यादा फिसले, वो उससे पूछता है कि तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी। वो कहती है कि मैं तुम्हें कैपिटल से ही देख रही हूँ, जब से तुम्हारी ग्लटनी स्किल एक्टिवेट हुई तब से ही मैं तुमसे मिलना चाहती थी, पर मुझे लगा कि तुम्हारा पहले ग्रीड से मिलना ज्यादा सही रहेगा। फेट कहता है कि अगर तुम्हें ग्रीड के बारे में पता है तो क्या तुम माइनो को भी जानती हो। आयरिस कहती है कि हाँ, पर हम दोनों की ज्यादा बनती नहीं है। मैं सेकंड जनरेशन और इसलिए मैं फर्स्ट जनरेशन वालों को ज्यादा जानती भी नहीं हूँ। आयरिस उस काइमेरा के बारे में भी जानती है और वो फेट से कहती है कि तुमने उसे मार के मेरा काम काफी आसान कर दिया। वो आगे कहती है कि मुझे ये नहीं पता कि उस ककून को वहाँ लेके कौन आया था। वो ककून गालिया से लाया गया था और शायद और भी बचे हुए हैं। ऐसे में अगर वो मैच्योर हो गए तो किंगडम के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। और अब वो फेट को अपना असली प्लान बताती है
है। वो रॉक्सी को मरवाना चाहती है, जिसकी वजह से किंगडम के सारे लोगों में गुस्सा और नफरत आ जाएगी और इससे किंगडम में एक ऐसे इंसान का जन्म होगा जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा, जिसकी वजह से ये किंगडम नई ऊंचाइयों को छुएगा। लेकिन फेट कहता है कि रॉक्सी के मरने से कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, तुम पागल हो गई हो, और वहां से चला जाता है। नॉर्डन रॉक्सी को बताता है कि हमने उस फोर्स से कांटेक्ट खो दिया है जो कि गालिया में रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करने गया था, और वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो उन्हें रेस्क्यू करने जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जेड फेट को बताता है कि तुम्हारी तलवार के लिए म्यान बनाने के लिए मुझे कुछ मैजिक क्रिस्टल्स की जरूरत होगी। इन मैजिक क्रिस्टल्स का मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इनकी सप्लाई सिर्फ रॉयल आर्मी संभालती है। तो फेट कहता है कि वो खुद ही ये मैजिक क्रिस्टल्स लेके आएगा। जेड उन्हें बताता है कि ये मैजिक क्रिस्टल्स गालिया में मिलेंगे। वो फेट को एक मैप भी देता है जो कि उसके फादर यूज किया करते थे मटेरियल्स को इकट्ठा करने के लिए। फेट मटेरियल्स इकट्ठा करने के लिए गालिया पहुंच जाता है। वहाँ काफी सारे मॉन्स्टर्स उस पर हमला करते हैं, पर उन्हें वो आसानी से ब्लॉक कर देता है और अपनी शील्ड की मदद से उन्हें बड़ी ही जल्दी खत्म भी कर देता है। अब शाम हो चुकी है और रॉक्सी की टीम को रास्ता नहीं मिल रहा है क्योंकि मीरिया के पास जो कंपास था वो खराब हो गया है। रॉक्सी कहती है कि गालिया में मॉन्स्टर्स की डेंसिटी के हिसाब से हम लोकेशन का पता लगा सकते हैं, तो जिस साइड में भी ऑक्स की डेंसिटी ज्यादा होगी उसी तरफ साउथ होगा और इस तरह हम ग्रेट रेविन में पहुंच जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ रात होने की वजह से फेट पत्थरों पर ही सो जाता है, पर सोते वक्त उसे एक भयानक सपना आता है जिसकी वजह से वो उठ जाता है। फेट को सामने कुछ हलचल महसूस होती है तो वो अपनी नाइट विजन का यूज करता है। उसकी तरफ 4 सैलामेंडर्स बढ़ रहे थे। वो उनके ऊपर अपनी बो से हमला करता है लेकिन वो फिर भी वहां से भागते नहीं है। ये देख के ग्रीड कहता है कि यहाँ कुछ तो अजीब है क्योंकि चोट लगने के बाद सैलामेंडर्स भाग जाते हैं। तो फेट को लगता है कि शायद इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सैलामेंडर्स ने रॉक्सी की टीम पे भी हमला कर दिया है। उनके हमले से नॉर्दन घायल हो जाता है और मीरिया का अटैक भी उन पे काम नहीं करता, जिसकी वजह से वो भी घायल हो जाती है। रॉक्सी उसे बचाने आती है लेकिन तभी एक सैलामेंडर उन पे हमला करने जा रहा होता है, पर अचानक से फेट आता है और उसके हमले को ब्लॉक कर देता है, जिसके बाद वो एक एक करके सभी सैलामेंडर्स को हरा देता है, जो देख के सभी बड़े हैरान होते हैं। वो सभी कॉप्स को थैंक यू बोलते हैं। फेट कहता है कि मुझे थैंक यू मत बोलो, मुझे तो बस इस चीज की फिक्र है कि इन सैलामेंडर्स के ऊपर आखिर ये क्या है। ये निशान सभी सैलामेंडर्स के ऊपर थे। मोगुन कहता है कि ये सही में काफी अजीब है क्योंकि क्राउन बीस्ट कभी भी साथ में काम नहीं करते हैं। मीरिया कहती है कि शायद ये रॉक्सी की जान के पीछे थे, पर रॉक्सी कहती है कि नहीं, ये सब एक बस कोइंसिडेंस था। वहीं नॉर्दन कहता है कि पता नहीं गालिया में क्या हो जाए, खासकर अब जब डिवाइन ड्रैगन अपनी लेयर से बाहर आ चुका है। इसके बाद फेट और रॉक्सी की टीम अपने अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। फेट एक घने जंगल में पहुंचता है जहाँ उसे पेट्रीफाइड मॉन्स्टर्स दिखते हैं, लेकिन तभी उसकी नजर एक पेट्रीफाइड ह्यूमन पे पड़ती है, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ जाता है। फेट मैजिक क्रिस्टल्स को ढूंढ ही रहा होता है कि उसकी नजर आइरिस पे पड़ती है। फेट उसका पीछा करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी नजरों से ओझल हो जाती है। तभी उसकी नजर एक काइमेरा पे पड़ती है जो कि शायद एक प्रोटोटाइप था। क्रीड को लगता है कि शायद इसे जमीन में गाड़ दिया होगा और लैंडस्लाइड की वजह से अब ये बाहर आ गया है। उस कैमरा के लेफ्ट में 2 जगह और थी, जिसे देख के ग्रीड कहता है कि शायद कुछ कैमरास जाग गए हैं। फेट को लगता है कि कहीं इसके पीछे आइरिस का तो हाथ नहीं है। तभी उसे जिस डायरेक्शन में रॉक्सी थी उस तरफ से लड़ने की आवाज आती है। वो मॉन्स्टर्स रॉक्सी पे हमला कर रहे थे लेकिन उसकी टीम उसके को बचाने की कोशिश में एक एक करके घायल होती चली जाती है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर रॉक्सी पे हमला करने जा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ फेट आता है और उसे बचा लेता है, लेकिन वो मॉन्स्टर्स खुद को रीजनरेट करने लगते हैं। फेट रॉक्सी को बताता है कि इन मॉन्स्टर्स को काइमेरा कहते हैं और इनकी सारी पावर उस कोर में है। तुम उस कोर को खत्म कर दोगे तो ये मॉन्स्टर भी खत्म हो जाएगा। तो रॉक्सी और फेट साथ में लड़ने लगते हैं। फेट उसके पैर काट देता है और रॉक्सी मौका देख के उसके कोर पे अटैक करती है। रॉक्सी के अटैक को देख के फेट समझ जाता है कि एरन ने उसे कुछ सिखाया है। इसके बाद मेरिया मोगन और नॉर्दन को लेके वहाँ से सेफ्टी के लिए दूर ले जाती है और फेट और रॉक्सी फिर से साथ में लड़ने लगते हैं। अब सिर्फ एक ही कैमरा बचा था। वो ऊंची छलांग लगाता है, पर जैसे ही वो नीचे उतरता है नीचे की जमीन टूट जाती है। वो काफी ऊंचाई से गिरने लगते हैं। फेट रॉक्सी को पकड़ लेता है ताकि उसको चोट कम लगे। कुछ देर बाद जब फेट की आंख खुलती है तो उसे पता लगता है कि वो काफी ऊंचाई से नीचे गिरे थे। रॉक्सी भी फेट के पैरों पे बेहोश पड़ी हुई है और वो फेट को याद कर रही थी। तभी फेट रियलाइज करता है कि उसने मास्क नहीं पहना है। वो किसी तरह रॉक्सी के उठने से पहले मास्क को पहन लेता है। रॉक्सी खड़े होने की कोशिश करती है लेकिन उसके पैर में चोट लगी थी तो उसे रेस्ट की जरूरत है। फेट वहाँ फायरबॉल मैजिक का यूज करके उजाला कर देता है। रॉक्सी उससे काइमेरा के बारे में पूछती है तो फेट उसे सब कुछ बता देता है। फेट उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सप्लाई यूनिट मिली। रॉक्सी कहती है कि हम काफी लेट हो गए थे। रॉक्सी उससे पूछती है कि तुम्हें काइमेरा के बारे में किसने बताया। फेट कहता है कि एक गालिया के सर्वाइवर ने। तो रॉक्सी समझ जाती है कि ये वही लड़की है जिसे उसने अपनी टेरिटरी में भी देखा है। वो आगे कहती है कि रूमर्स फैल रहे हैं कि उसने अपनी एक्स से एक लोगर लॉर्ड को हवा में उड़ा दिया था और कहा जा रहा है कि उसका एक साथी भी है जो कि स्कल मास्क पहनता है। तो कहीं वो तुम ही तो नहीं। फेट बताना तो नहीं चाहता पर वो कहता है कि हाँ वो मैं ही हूँ। ये सुन के रॉक्सी हंसने लगती है और कहती है कि मुझे लगा ही था। फेट कहता है कि तुम काफी खुश लग रही हो। रॉक्सी कहती है कि हाँ तुम मुझे एक इंसान की याद दिलाते हो। वो अभी रॉयल कैपिटल में होगा पर मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो मेरे साथ ही है। तभी अचानक से फेट की आंखें लाल होने लगती हैं। फेट ऐसे खुद को रॉक्सी को नहीं दिखाना चाहता था तो वो वहाँ से भाग जाता है। तभी उसे कहीं से किसी मॉन्स्टर की स्मेल आने लगती है। तभी अचानक से वहाँ दीवार तोड़कर वही कैमरा आ जाता है। फेट स्काइथ का यूज करके उस कैमरा को जल्दी से हरा देता है जिसके सर पर भी वही निशान था जो कि सैलामेंडर्स के ऊपर था। ये देख के उन्हें यकीन होने लगता है कि
कि ये जरूर आयरिस का किया धरा है। शोर सुन के रॉक्सी भी वहाँ पहुंचती है। तभी वहाँ ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं। फेट शील्ड का यूज करके खुद को और रॉक्सी को बचा लेता है और वो सामने देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे मैजिक क्रिस्टल्स हैं। फेट उन्हें देख के कहता है कि ये तो फॉसिल मॉन्स्टर्स हैं। रॉक्सी कहती है कि मैजिक क्रिस्टल्स तो ऐसे ही बनते हैं, तुम्हें पता नहीं था क्या? इसके बाद वो दोनों केव से बाहर आ जाते हैं और रॉक्सी अपने ग्रुप से जाके मिलती है। अगले दिन रॉक्सी फेट को डुएल के लिए चैलेंज करती है। फेट सोचने लगता है कि क्या मैंने कुछ गलत किया है। तभी मीरिया उससे कहती है कि तुमने दूसरे वॉरियर्स के साथ 56 बार वायलेंस किया है और तुम्हारे प्रॉपर्टी डैमेज के 20 इंसिडेंट्स हैं। तुमने एक महीने में इतना सब कुछ कर कैसे दिया? फेट कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, पहले तो हमेशा वही हमला करते थे। रॉक्सी कहती है कि चाहे कुछ भी हो, तुम ऐसे खुलेआम वायलेंस नहीं कर सकते। तुम अगर रॉयल आर्मी ज्वाइन कर लेते हो तो तुम्हें वॉरियर्स परेशान नहीं करेंगे। लेकिन फेट रॉयल आर्मी ज्वाइन करने से मना कर देता है। रॉक्सी कहती है कि अगर तुम मना करोगे तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। तो फेट कहता है कि चलो ठीक है, डुएल ही कर लेते हैं। फिर फेट उससे लड़ने के लिए अपनी मियान भी नहीं उतारता है, क्योंकि ये मियान स्पेशली बनाई गई थी उन मैजिक क्रिस्टल से जो कि वो गालिया से लेके आया था। इसके बाद दोनों का डुएल शुरू हो जाता है, जहाँ की रॉक्सी उसके ऊपर भारी पड़ रही थी और वो अपने हमलों से उसके मास्क में क्रैक भी ले आती है। वो कहती है कि तुम्हें इस फाइट को सीरियस लेना होगा, नहीं तो तुम्हारी रियल आइडेंटिटी सबके सामने आ जाएगी। तो फेट कहता है कि अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है। फेट की तलवार अब चमकने लगती है। ये देख के रॉक्सी हैरान होती है और कहती है कि ये तो होली स्वॉर्ड टेक्निक है, बिना होली स्वॉर्ड के तुम इसे कैसे यूज कर सकते हो? फेट कहता है कि मैंने कहा था ना, ये मियान स्पेशली बनाई गई है जो कि होली स्वॉर्ड टेक्निक को इम्प्रूव करती है। रॉक्सी उससे पूछती है कि अगर तुम इस स्किल को यूज कर सकते हो तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम एक होली नाइट रह चुके हो? लेकिन फेट कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एक वॉरियर हूँ। और अब वो रॉक्सी पे तेजी से हमला कर रहा होता है और रॉक्सी पे एक्चुअली भारी पड़ रहा था। ये सब देख के मीरिया परेशान होने लगती है और कहने लगती है कि ऐसे तो रॉक्सी हार जाएगी। फेट को यकीन था कि वो जीत जाएगा, लेकिन तभी उसकी नजर रॉक्सी की नेकलेस पे पड़ती है जिसमें कि वही स्टोन था जो कि फेट ने उसे दिया था। फेट ये सब सोच ही रहा होता है कि रॉक्सी हमला करके उसकी तलवार को नीचे गिरा देती है। रॉक्सी उससे पूछती है कि तुम लड़ाई के वक्त ऐसे रुक क्यों गए थे? फेट कहता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो, और वहां से जाने लगता है। वहीं उसकी तलवारबाजी को देख के रॉक्सी भी समझ जाती है कि उसने भी एरन से ही ट्रेनिंग ली है और उसे पता लग जाता है कि कॉप्स वही इंसान है जिसने कि एरन के साथ मिलकर लिच लॉर्ड को हराया था। तभी मॉर्गन उसके पास आता है और कहता है कि अब मैं समझा कि तुम्हारे लिए कैमेरा को हराना इतना आसान कैसे था। फेट उसे बताता है कि वो कैमेरा भी किसी के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था और उसके सर पे भी वही निशान थे जो कि सैलामेंडर्स के ऊपर थे। मॉर्गन कहता है कि जब मैंने कैमेरा को अच्छे से देखा तो ये काफी ज्यादा अजीब था कि उस कैमेरा का कोर एक मॉन्स्टर है। फेट कहता है कि तुम्हें इनके बारे में काफी कुछ पता है। मॉर्गन उसे बताता है कि मेरी फैमिली गालिया की लॉस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी सालों से काम कर रही है। मेरे डैड जो कि मर चुके थे उस पे काम कर रहे थे और मेरी बेटी भी उसी पे काम कर रही है। वो मेरे जैसी बिल्कुल भी नहीं है, वो काफी क्लेवर है। फेट उसे बताता है कि कैमेरा आर्टिफिशियल मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि गालिया की टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं। ये अच्छा हुआ कि अगर तुम्हारी बेटी उस पर रिसर्च करे तो मॉर्गन कहता है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें अपनी बेटी से इंट्रोड्यूस करूं? ठरकी तुम मेरी बेटी से कभी नहीं मिल पाओगे। ऐसा कह के वो फेट को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है और फेट उससे कह रहा होता है कि मेरा कहने का वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। इसके बाद हम मॉर्गन की बेटी रेन को देखते हैं, जिसे कि उसकी कॉलीग बताती है कि राफेल ने आर्डो की मौत के बाद खुद को एक रूम में बंद कर लिया है और वो फिलोसोफर स्टोन पे रिसर्च कर रहा है। रेन उस फिलोसोफर स्टोन के बारे में पढ़ती है कि ये किसी भी वुंड को हील कर सकता है और इसके ओनर को बहुत ज्यादा ताकत मिलती है, लेकिन उसके बदले फिलोसोफर स्टोन उसकी बॉडी और माइंड पे काबू कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ मॉन्स्टर सिटी की ओर बढ़ने लगते हैं तो रॉक्सी अपनी आर्मी के साथ उनसे लड़ने के लिए जाती है। लड़ाई के मैदान से कुछ ही दूर फेट भी खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है। वो अपनी हाफ स्टार्वेशन स्टेट में आ जाता है। तभी ग्रीड नोटिस करता है कि आर्मी की तरफ कुछ जमीन से बढ़ रहा है। फेट अपनी बो से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस एरो से डर के बाहर निकल आता है और फेट देखता है कि उसके सर पर भी वही निशान था। फेट उस पे आइडेंटिफाई स्किल का यूज करता है तो उसे पता लगता है कि उसका लेवल 440 है और उसके सारे स्टैट्स 10 मिलियन से ऊपर है। वो मॉन्स्टर ऐसे ड्रेन यूज करता है जिससे फेट शील्ड से बच जाता है। फेट अपने 10% स्टैट्स ग्रीड को देता है और उस पे एक पावरफुल हमला करता है, लेकिन उसके अटैक के लगते ही वो मॉन्स्टर गायब हो जाता है और अब फेट देखता है कि वो मॉन्स्टर उसके पीछे से फिर से जमीन में चला जा रहा है। असल में उस मॉन्स्टर ने खुद को 2 हिस्सों में बांट लिया था और एक हिस्से से उस पे हमला कर रहा था जबकि दूसरा हिस्सा वहां से भागने की तैयारी में था। वो मॉन्स्टर फिर से रॉयल आर्मी की तरफ बढ़ने लगता है। फेट उसे रोकने जाने लगता है, लेकिन तभी जमीन से 3 मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं। फेट ग्रैंड क्रॉस का यूज करके उन तीनों को ही हरा देता है। इसके बाद फेट एक पावरफुल अटैक का यूज करके उस मॉन्स्टर पे हमला करता है। वो जमीन के अंदर जाके उसको लगती है। वो मॉन्स्टर जमीन से बाहर आता है और उस पर कोई और भी हमला करता है। इसके बाद फेट अपने हमले से उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है, जिसके बाद उसकी ग्लटनी स्किल एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा था। फेट सोचने लगता है कि ये क्या हो रहा है, मैंने तो इसकी सोल ले ली, तो अभी भी यहाँ कैसे है। फेट जब ऊपर देखता है तो उसे एक बंदा दिखता है जिसने कि फेट की तरह ही कपड़े पहने थे। उसे लगता है कि ये आयरिस है और वो उस पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड को देख के ग्रीड कहता है कि ये तो मॉर्टल सिन का एक वेपन है, ब्लैक गन स्वॉर्ड एंड वी, मुझे नहीं लगता कि ये आयरिस है। तभी वहाँ सेम काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। इन्हें देख के ग्रीड समझ जाता है कि वो जो पहले अटैक उस पर हुआ था वो मैजिक बुलेट्स थी, जिसकी वजह से इसकी पावर बढ़ गई है और वो खुद को रेप्लिकेट कर सकता है। फेट उस स्लाइम को खुद
खुद को निगलने देता है। और क्योंकि फेट को एक स्लाइम की पावर मिल चुकी थी तो फेट आसानी से उसके मैजिक को हरा देता है और वो उस बंदे से लड़ने जाने लगता है। ग्रीड उससे कहता है कि अगर तुम्हारे स्टैट्स अचानक से बढ़ गए तो तुम ओवरड्राइव में जा सकते हो। फेट कहता है कि मुझे पता है, इससे पहले वो हो मैं इसे खत्म कर दूंगा। फेट अपनी एरो का उस पर यूज करता है लेकिन वो अटैक आसानी से ब्लॉक कर देता है। ग्रीड उससे कहता है कि अपने स्टैट्स देखो, तुम वहां तक पहुंच चुके हो जहां तक कि एक इंसान जा सकता है। अगर तुम्हें और भी पावरफुल बनना होगा तो अपने ह्यूमन लिमिट्स को क्रॉस करना होगा। तुम्हें डोमेन ऑफ ईव में जाना होगा जो कि उस लेवल को कहा जाता है जिसमें कि डिवाइन ड्रैगन है। वो बंदा फिर से फेट के अटैक को आसानी से रोक देता है और कहता है कि यहाँ तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। इसके बाद वो फेट पे अपने मैजिक बुलेट्स का यूज करता है। फेट शील्ड का यूज करके उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता और वो बुलेट्स फेट को लगती हैं। फेट के मुंह से खून गिरने लगता है और वो समझ जाता है कि ये इंसान बहुत ज्यादा पावरफुल है। फेट उसे हराने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तभी उसकी ग्लटनी स्किल एक्टिवेट होती है और वो डोमेन ऑफ ई में पहुंच जाता है। फेट उस पे हमला करता है जिससे वो उड़ता हुआ पीछे जाता है। तभी फेट को रोकने के लिए स्लाइम्स आ जाते हैं। फेट जोर से चिल्लाता है और कहता है कि मेरे रास्ते में मत आओ, जो सुन के वो स्लाइम्स वहीं रुक जाते हैं। वो फेट पे हमला करता है लेकिन फेट आसानी से उसके सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है। वो मिट्टी उछालता है और मौके का फायदा उठा के उसके मास्क को काट देता है। फेट ये देख के हैरान हो जाता है कि ये नॉर्दर्न एलिस्टेयर है। नॉर्दर्न कहता है कि तुम आधे सही हो। फेट कहता है कि आधे सही, इसका क्या मतलब है? नॉर्दर्न कहता है कि गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन, लेकिन मैं आयरिस से ज्यादा सावधान रहता हूँ। तभी वो एक सीटी को बजाता है जिसकी वजह से वहाँ डिवाइन ड्रैगन आ जाता है और वो रॉक्सी की तरफ बढ़ रहा होता है। फेट उसके पीछे जाने लगता है लेकिन नॉर्दर्न उस पर हमला करता है और कहता है कि मैं और डिवाइन ड्रैगन अपनी पूरी ताकत लगा देंगे रॉक्सी को मारने में, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। तभी वहाँ और भी स्लाइम मॉन्स्टर्स आ जाते हैं लेकिन फेट किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब होता है। अब डिवाइन ड्रैगन भी रॉक्सी की आर्मी के पास पहुंच चुका है जो कि मॉन्स्टर से लड़ने में बिजी थे। उसे देख के वो सभी को वहाँ से जाने को कहती है और खुद उससे लड़ने को तैयार हो जाती है लेकिन ड्रैगन अचानक से उसके सामने आ जाता है और उस पर हमला करने वाला होता है। देख के रॉक्सी शॉक्ड रह जाती है और वो कुछ भी नहीं कर पाती है। तभी वहाँ फेट आता है और उसके अटैक को रोक देता है। इसके बाद वो ड्रैगन फिर से एक और भी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है जिसे रोकने में फेट को काफी मुश्किल हो रही थी। वो उसके अटैक को तो रोक देता है लेकिन उसका मास्क टूट जाता है। रॉक्सी उसे देख के कहती है, फे क्या ये तुम हो? फेट कहता है कि आपसे मिले काफी समय हो गया है ना। रॉक्सी जब फेट की लाल आंखों को देखती है वो डर जाती है। फेट रॉक्सी से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से चली जाओ, मैं ज्यादा देर इस डिवाइन ड्रैगन को नहीं रोक पाऊंगा। सॉरी मैंने आपसे झूठ कहा और आपने जो भी मेरे लिए किया उसके लिए शुक्रिया। इतना कह के वो ड्रैगन से लड़ने चला जाता है। फेट उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन फेट नहीं रुकता। ये देख के रॉक्सी रोने लगती है। फेट जब डिवाइन ड्रैगन के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि नॉर्दर्न भी वहीं है। फेट अपनी नई टेक्निक का यूज करके डिवाइन ड्रैगन को इमोबिलाइज कर देता है जिसके बाद वो नॉर्दर्न से 1-on-1 लड़ने लगता है लेकिन फेट को उससे लड़ने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि फेट ने अपने स्टैट्स ग्रिड को ऑफर किए थे जिसकी वजह से वो सीक्रेट आर्ट का यूज उस ड्रैगन पे कर पाया था। नॉर्दर्न कहता है कि नहीं, इसकी 3 वजह है। पहला, तुम अपनी आधी से ज्यादा ताकत उस ड्रैगन को बांधने में लगा रहे हो। दूसरा, तुम डोमेन ऑफ ई में गए जिसकी वजह से तुम एग्जॉस्टेड हो। और तीसरा, अब मैं तुमसे लड़ने में सीरियस हो चुका हूँ। वहीं फेट लड़ते हुए डिवाइन ड्रैगन से ज्यादा दूर नहीं जा रहा था। ये देख के नॉर्दर्न समझ जाता है कि अगर वो उससे दूर गया तो वो उस ड्रैगन को बांध कर नहीं रख पाएगा। ये सुन के फेट पैनिक कर जाता है और उस पर हमला करने लगता है जिसकी वजह से नॉर्दर्न को ओपनिंग मिल जाती है और वो फेट का एक हाथ काट देता है। नॉर्दर्न उसे खत्म ही करने वाला होता है कि फेट उसके पीछे आता है और उसके सीने में अपनी तलवार घुसा देता है। नॉर्दर्न ने जिसे मारा था वो एक इल्यूजन मैजिक था। नॉर्दर्न कहता है कि तुमने ये सब करने के लिए अपना हाथ सैक्रिफाइस कर दिया। फेट कहता है कि ये तो एक छोटी कीमत है और उसे मार देता है। उसकी ग्लटनी स्किल एक्टिवेट होती है और वो अचानक से सफेद सी जगह पे आ जाता है जहाँ उसे हैंडल मिलती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार वार्न करने की कोशिश की थी, मेरा नाम लूना है और शुक्रिया मुझे मारने के लिए। तभी फेट के नीचे की जमीन टूटने लगती है और उससे नीचे काफी सारे मॉन्स्टर्स दिखते हैं। लूना कहती है कि मैंने अभी तक इन्हें रोक के रखा हुआ था। तो फेट समझ जाता है कि लूना की वजह से ही उसने अभी ग्लटनी स्किल पे से कंट्रोल नहीं खोया है। लूना कहती है कि लेकिन अब मैं उन्हें नहीं रोक सकती हूँ और अगर तुमने डिवाइन ड्रैगन को भी खत्म कर दिया तो तुम खुद के ऊपर से कंट्रोल खो बैठोगे। तभी फेट के पैरों की जमीन टूट जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। तभी वहाँ ग्रीड अपनी ह्यूमन फॉर्म में आता है और कहता है कि मैं सोच ही रहा था कि तुम अचानक से गायब कहाँ हो गए। वो फेट से कहता है कि घूरना बंद करो, हमें जल्दी से वापस जाना होगा। फेट लूना का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मैं डिवाइन ड्रैगन को उसके मास्टर के बिना ऐसे घूमने नहीं दे सकता। फेट ग्रीड से पूछता है कि क्या तुम पहले इंसान हुआ करते थे? ग्रीड कहता है कि वो सिर्फ एक टेम्परेरी फॉर्म जैसा समझो। तभी वो ड्रैगन फ्री हो जाता है। ग्रीड फेट से कहता है कि तुम्हारा एक हाथ कट चुका है तो ना तुम बो का यूज कर पाओगे ना ही शील्ड का, तो प्लान क्या है? फेट ग्रीड से कहता है क्या तुम्हारा कभी मन करता था उड़ने का? इतना कह के फेट ग्रीड को उस ड्रैगन के ऊपर थ्रो कर देता है। जैसे ही ग्रीड ड्रैगन से टकराता है फेट भी अपने मुक्के से उस पर हमला करता है लेकिन इससे ड्रैगन का ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ता। इसके बाद फेट ग्रीड को कैच कर लेता है और ड्रैगन पे कई सारे हमले करता है जिसकी वजह से ड्रैगन जमीन पे गिर जाता है। लेकिन जमीन पे गिरे हुए भी वो फेट पे हमला कर देता है लेकिन फेट पीछे नहीं हटता। वो अपनी स्ट्रेंथ को एनहांस करके उसकी बीम को काटता हुआ ड्रैगन के पास पहुंच जाता है और उसे आधे में काट देता है।
है, जिसकी वजह से डिवाइन ड्रैगन जमीन के अंदर चला जाता है। तभी फेट के मुंह से भी खून निकलने लगता है और उसकी ग्लटनी स्किल एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो खुद पे से कंट्रोल खोने लगता है। फेट को पता है कि अगर उसने अभी खुद पे से कंट्रोल खोया तो डिवाइन ड्रैगन से भी ज्यादा बड़ा खतरा बन जाएगा, तो वो अपने सारे स्टैट्स ग्रीड को दे देता है ताकि अगर वो खुद पे से कंट्रोल भी खोए तो वो ज्यादा तबाही नहीं मचा पाएगा। फेट के सारे स्टैट्स लेने की वजह से ग्रीड भी लेवल अप हो चुका था और अब फेट बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ माइने आती है। वो फेट से कहती है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था, अगर तुम ऐसे ही अंधाधुंध लड़ते रहे तो खुद पे से जल्दी ही कंट्रोल खो बैठोगे। फेट कहता है कि मैं क्या करूँ, सिचुएशन ही ऐसी आ गई थी, अब जल्दी करो, मुझे मार दो। लेकिन तभी वहाँ रॉक्सी आके माइनो को रोकती है। फेट रॉक्सी को वहाँ से जाने को कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रॉक्सी उसको ऐसे देखे, और चिकनी चुपड़ी बातें करने लगती है, जो कि सुन के फेट की ग्लटनी स्किल शांत हो जाती है। फेट भी काफी रिलीफ फील कर रहा था कि रॉक्सी ने उसे देख के नफरत नहीं की, और वो रॉक्सी के पैरों पर ही सो जाता है। जब फेट को होश आता है तो वो देखता है कि दोपहर हो चुकी है। वो सोच ही रहा होता है कि आखिर कितने टाइम से वो सो रहा था। तभी आयरिस और माइने वहाँ आते हैं और उसे बताते हैं कि वो 8 दिन से सो रहा था। आयरिस को देख के फेट को गुस्सा आ जाता है। आयरिस कहती है कि तुम अभी भी मेरी वजह से परेशान हो। इसके बाद आयरिस फेट को ग्रिड दे देती है। फेट ग्रिड को देख के कहता है कि तुम्हारी हालत इतनी बुरी कैसे हो गई। आयरिस उसे बताती है कि हमें ग्रिड को ढूंढने के लिए गालिया के सेंटर में जाना पड़ा था, शायद उसे कोई मॉन्स्टर वहाँ ले गया था, क्योंकि जहाँ तुम्हारी लड़ाई हुई थी माइने वहाँ से ग्रिड को उठाना भूल गई थी। फेट माइने पे गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें इसे पहले उठा लेना चाहिए था। आयरिस कहती है कि हाँ, काफी बुरा होता अगर इसे भी नॉर्दर्न की तरह कोई वेसल मिल जाता तो। फेट कहता है वेसल, आखिर नॉर्दर्न और एनवी का क्या चक्कर है। माइने फेट को बताती है कि एनवी नॉर्दर्न को कंट्रोल कर रहा था, जो नॉर्दर्न के हाथ में वेपन था वही एनवी था। फेट उनसे पूछता है कि क्या तुमने एनवी को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन माइने कहती है कि मॉर्टल सिंस के वेपन्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, मैंने तो बस उसे गालिया की दूसरी साइड में फेंक दिया। फेट कहता है कि ये कैसा मोटे दिमाग वाला सोल्यूशन था। तभी आयरिस बीच में बोलती है कि ये सब छोड़ो, तुमने डिवाइन ड्रैगन को हरा के अपना पोटेंशियल साबित कर दिया है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हमारा जो प्लान था रॉक्सी को मार के एक क्राउन ह्यूमन को बनाना, वो अब कैंसिल हो गया है। वैसे भी ये सारा प्लान एनवी का था, पता नहीं मैं उसकी बातों में कैसे आ गई, क्योंकि डिवाइन ड्रैगन जा चुका है, अब सब कुछ बदलने वाला है, इसलिए जो भी आगे होने वाला है उसमें हमें तुम्हारी मदद चाहिए होगी। वैसे भी तुम इस काम के लिए मना नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके पास भी डेडली सिन की स्किल होती है उसे ये करना ही पड़ता है, जिसके लिए फेट भी तैयार हो जाता है। आयरिस कहती है कि पर उससे पहले हमें तुम्हारे आर्म को फिक्स करना होगा। फेट हैरान होकर कहता है कि मेरे हाथ को वापस लाया जा सकता है। आयरिस कहती है हाँ, लेकिन उससे पहले हमें रॉक्सी के आने से पहले यहाँ से जाना होगा। रॉक्सी के पास होना तुम्हारे लिए डेंजरस है, क्योंकि जब तुम उसका नाम तक भी सुनते हो तुम्हारी ग्लटनी स्किल एक्टिवेट हो जाती है ना। वहीं दूसरी तरफ रॉक्सी फेट के लिए ग्रेप्स लेके उसके यहाँ आती है, लेकिन फेट वहाँ से जा चुका था। उसे फेट का एक लेटर दिखता है, इसमें फेट उससे माफी मांगता है कि वो उसे बिना बताए वहाँ से चला गया और उसने अपनी ग्लटनी स्किल के बारे में उसे पहले नहीं बताया। इसके आगे वो लिखता है कि अभी के लिए मुझे जाना होगा, लेकिन मैं आपके पास वापस जरूर आऊंगा। ये सुन के रॉक्सी सोचती है कि फेट खुद में ही इतनी स्ट्रगल कर रहा है, जबकि फेट ने ही मुझे इतना आत्मविश्वास दिया है। और अब समय है फ्लैशबैक का। रॉक्सी कहीं जा रही होती है तो उसे बेंच पे बैठा हुआ एक बच्चा दिखता है, जो कि फेट ही था। रॉक्सी उसे घर जाने को कहती है, लेकिन फेट डर जाता है और कहने लगता है कि मुझे मत मारो। रॉक्सी उससे पूछती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें मारूंगी, मैंने तो तुम्हें बस घर जाने को कहा। फेट कहता है कि क्योंकि आप एक होली नाइट हो और मैंने आपको गुस्सा दिलाया है। रॉक्सी उससे माफी मांगती है और कहती है कि तो लोग सही में होली नाइट से इतना डरते हैं। तभी फेट को भूख लग जाती है तो वो उसे कुछ सैंडविच दे देती है और कहती है कि खाने के बाद तुम अपनी फैमिली के पास घर चले जाना। फेट कहता है कि ना ही मेरे पास फैमिली है ना ही घर है, और खाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हम मिमिल और रफाएल को देखते हैं, जिन्हें की पता लग गया है कि वो कॉप्स और कोई नहीं बल्कि फेट ही था। जिसके बाद रफाएल फिर से रिसर्च करने चला जाता है। वही रफाएल हंस रहा होता है और वो कह रहा होता है कि वो बहुत खुश है क्योंकि फेट ने हार्डो को मार दिया है। वहीं दूसरी तरफ फेट अपने 40% स्टैट्स ग्रीड को दे देता है, जिसकी वजह से ग्रीड 4th लेवल पे चला जाता है और वो ट्विलाइट हीलिंग का यूज करके फेट के हाथ को रिजनरेट कर देता है। इसके बाद वो सभी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और ग्रीड चाहता है कि उसकी म्यान थोड़ी फैंसी सी हो, तो वो पैसे कमाने के लिए मॉन्स्टर को हंट करने लगते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना।